हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे नवंबर के महीने की प्लेसेस इन न्यूज एक साथ इस पूरे वीडियो। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं अपने एटलस और मैप के साथ जिसमें हम इस पूरे सेक्शन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि सृजन का 2024-25 बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और साथ में जो दिक्कतें आपको आती हैं, अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी ऐड किया गया है। इन कोर्सेज में आपको डेली एमसीक्यू और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वीकली टेस्ट की प्रैक्टिस होगी, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आप लगाएंगे। और अगर आप कहीं फंस रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जहां आप फंसेंगे ही, इतनी लंबी प्रिपरेशन में अक्सर हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। जब कहीं हमारी क्वेश्चंस में कुछ गलतियां हो रही होती हैं, टेस्ट का मार्क इंप्रूव नहीं हो रहा होता, तो उस सिनेरियो में आप कहाँ जाएंगे? तो वहां आप मेंटोर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सृजन आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल में हमारे इस सृजन प्रोग्राम में कई बच्चों ने मीन्स क्लियर किया इसके बाद। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सृजन 2025 को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका सही टाइम है और ये आपको मिलेगा 11,800 रुपये से स्टार्ट है कोर्स। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आप चाहे तो इस फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हो रही है, न्यूज में भी आपको बताना है इनमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में है। विनबैक्स इंडिया वियतनाम, इकोवेरन इंडिया मालदीव्स, संप्रीति इंडिया नेपाल। कितने पेयर इसमें सही हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आप बताइए ओनली वन, ओनली टू या ऑल थ्री। आप सोचिए। अगला क्वेश्चन आ गया। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस was conceived as a joint effort by India and France to mobilize efforts against climate change through deployment of solar energy solutions. It was conceptualized on the sidelines of 23rd Conference of Parties in Bonn, Germany. Which of the following are not correct? One only, two only, both one and two, neither one and two. अब ना ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या सही है। अब एक बार ना एक चीज समझिए कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। कि अगर आप मान लो मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, आपको नहीं भी आइडिया है, तो अगर आपको लैंग्वेज की समझ है तो आपको कुछ चीज आसान हो जाएगी। जैसे आपको पता है मैत्री है, तो मैत्री क्या इंडिया के बांग्लादेश के साथ होगी या नहीं होगी? बताइए मुझे। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है? वज्र प्रहार इंडिया किसके साथ करता है? वज्र प्रहार इंडिया करता है अभी अमेरिका के साथ, रिसेंटली स्टार्ट हुई है। अब देखो, ये जो एक्सरसाइज है विनबैक्स, नाम से क्लियर है, वियतनाम के साथ ही होती है। इकोवेरन जो है ये भी इंडिया मालदीव्स के बीच में ही होती है, फ्रेंडशिप मतलब होता है इसका। और तीसरी संप्रीति, संप्रीति इज नॉट बिटवीन इंडिया नेपाल, संप्रीति इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इनमें से केवल दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए। ISA बहुत मेजर एक प्रोजेक्ट है, इंडिया इसमें काफी लीड ले रहा है। सेक्रेटेरिएट कहां पर है? गुरुग्राम में। तो ISA शुरू किया गया था इंडिया और फ्रांस की बेसिक एग्रीमेंट के साथ ही, लेकिन जो समझने वाली चीज है, ये बॉन में स्टार्ट नहीं किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था बॉन से, इसका कोई लेना देना नहीं है। पेरिस में जब क्या हुआ था, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स हुई थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि ISA को शुरू करते हैं। अब क्योंकि पेरिस में हो रहा है तो भी ना इंडिया फ्रांस साथ आएंगे, नहीं तो क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया फ्रांस फ्रांस को इसमें आने की जरूरत क्या है? वो जर्मनी में अगर होता कुछ तो शायद जर्मनी इन्वॉल्व होता। बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से बता रहा हूं, बॉन में नहीं बल्कि पेरिस में हुआ था शुरुआत इसकी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो टू ओनली होगा करेक्ट आंसर, ठीक समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक जो है इब्समर। अब समर मतलब युद्ध होता है, लेकिन ये समर यहां नहीं निकलेगा, यह इब्सा। इब्सा का एक मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अब इब्समर है क्या? इब्समर मतलब होता है इब्सा की मिलिट्री एक्सरसाइज। पर इब्सा क्या है? इब्सा मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन तीन देशों का एक डायलॉग मैकेनिज्म है, इसे कहते हैं इब्सा। ये शुरू हुआ था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के साथ। तो आप कहोगे तीनों तो पहले से ब्रिक्स में, इन्हें अलग क्यों आना पड़ा साथ में? क्योंकि देखो तीनों डेमोक्रेसीज हैं, ये नहीं चाहते थे कि चाइना और रशिया के दबाव में फंसे रहे, तो उन्होंने अपना अलग एक ट्राइलेटरल डायलॉग मैकेनिज्म निकाला था, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो या कुछ ऐसे मुद्दे हो जहां साथ आना चाहें वहां साथ आ सके। तो इब्सा है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और इसकी ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है इब्सा। 8 और 3 देशों की नेवी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें INS तलवार पहुंची थी इस बार, तो इसलिए न्यूज में भी था। क्यों होती है ये बायोलॉजिकल एक्सरसाइज? इससे डिफेंस टाइज बढ़ते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। इंटरऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट, दो शब्द बार बार सुनोगे आप। व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी? मान लो आज आप एक फोन चला रहे हो अपने लैपटॉप पे जो विंडोज का है, सॉरी लैपटॉप आपका विंडोज का है, फोन आपका लेट्स से एंड्रॉइड का है। पर अगर आप मान लो आईफोन यूज करने लग जाओ या मैकबुक यूज करने लग जाओ, इवन विंडोज में एंड्रॉइड में भी सेम सॉफ्टवेयर दोनों जगह नहीं चलते हैं, आपको उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे आप जिस तरह व्हाट्सएप ऐप यूज करते हैं एंड्रॉइड पे, वो वैसा आपका लैपटॉप पे नहीं चलेगा।
लेकिन अब आप उसका एक वो खोल सकते हो ब्राउजर में जाके सर्च करके, तो उसका एक वेब वर्जन खुल जाता है। तो वो इंटर ऑपरेबल हो गया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। जैसे गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव, इट इज इंटर ऑपरेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यूपीआई, किसी भी बैंक का अकाउंट है, सब इंटर ऑपरेट कर पाते हैं। तो नेवीज भी सीखती हैं, मिलिट्रीज भी सीखती हैं कैसे साथ में बैलेंस करना है, दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। देन म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, हमें पता है ये कंट्री भी किस तरह ऑपरेट करती है, हमारे इनके साथ किस तरह का एक रिलेशन है। तो जो ऐसी कंट्रीज है जैसे ब्राजील और जैसे ब्राजील हो गई, रशिया के साथ तो है ही हमारा, यहाँ पर इप्सा की बात हो रही है, तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के संबंध लगातार बढ़े हैं। तो इस एरिया से हम और काम करना चाहते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका डिफेंस टाइज वैसे भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और ऑपरेशन सी ट्रेनिंग, सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट जैसे ऑपरेशन हमने साथ में किए। ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं ताकि दोनों आर्मीज और करीब आए, दोनों देश और करीब आए। तो इप्सा क्या है, किससे स्टार्ट हुआ? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से। इप्सा में कौन कौन से मेंबर्स हैं? ये असल में इसके साथ दिक्कत, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। इप्सा शुरू तो हो गया, लेकिन इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, और अभी तक इसका कोई ऐसा क्लियर, इसने कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट नहीं किया। इसमें लीडरशिप की कमी दिख रही है, क्योंकि एक ही कंट्री इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पैसे वाली है। दोनों के मुकाबले इंडिया के पास पैसा इस चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा होता है। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका बच के चलते हैं। साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी का ऑलरेडी बुरा हाल है, तो ये इंडिया के भरोसे ही और थोड़ा ब्रिक्स पे ही फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये एक डायलॉग मैकेनिज्म के अलावा आगे बढ़ नहीं सका। एक मिलिट्री एक्सरसाइज अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ इप्सा अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक, इप्सा समझ गए। अगले पे आते हैं इप्सा की एक कंट्री, हम बात करें ब्राजील की। ब्राजील में रेन फॉरेस्ट लगातार कम होते जा रहा है, रेन फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। अब मुझे आप बताइए, क्या अमेजोन का रेन फॉरेस्ट बोलिविया तक है या नहीं है? इज चिली, चिले के अंदर क्या अमेजोन का रेन फॉरेस्ट आता है, उस रीजन तक फैला हुआ है? क्या सूरीनाम में है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेनफॉल जो ये रीजन है रेन फॉरेस्ट का, इसमें 30% से कम डिक्लाइन देखी गई है डिफॉरेस्टेशन में पिछले साल की तुलना में। तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो कम हुआ है, मतलब जंगल काटना थोड़ा कम हुआ है। वहाँ के जो पिछले राष्ट्रपति थे, जब वो हटे, थोड़ा डिफॉरेस्टेशन वहाँ कम हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, जो एक रीजन है वहाँ पर ग्रासलैंड बहुत बड़ा है ब्राज़ील का, सेराडो, वहाँ पर भी पहली बार 5 साल में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है डिफॉरेस्टेशन में, यानी थोड़ी अब हालत सुधरी है। रेन फॉरेस्ट के ऊपर तबाही हमने बहुत मंजर सुने थे, अच्छी खबरें रेयरली सुनने को मिलती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पर है। पहले ये तो हो गया हमारा ब्राज़ील, जिसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका का रीजन है ये। इसमें अगर आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की कंट्रीज को देखो, तो यहाँ पर फैला हुआ है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये पूरे रीजन में। तो इसमें आप देखो ना, ये टच करेगा गयाना को, सुरिनाम को, थोड़ा सा वेनेजुला भी एंटर करेगा, कोलंबिया, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर भी इसमें है, पेरू, बोलिविया। लेकिन देखो तो अब पैराग्वे में नहीं है, उरुग्वे में भी नहीं है, अर्जेंटीना में भी नहीं है, और चिले यहाँ पर नीचे है। ये भी रेन फॉरेस्ट यहाँ भी नहीं आता है। तो ऊपर ऊपर के रीजन में पैराग्वे इज नॉट पार्ट ऑफ अ कंट्री विच हैज़ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ना ही पैराग्वे में है, उरुग्वे तो नीचे ही है, बोलिविया में है, लेकिन चिले में नहीं है, और अर्जेंटीना में नहीं। तो साउथ अमेरिका की कंट्रीज उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, जो इन ब्राज़ील के आपके मर्कूसर के पार्टनर हैं, उन सब में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट नहीं है। याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। प्लस चिले में नहीं है। ठीक, ऊपर पेरू के आसपास है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरिनाम, इन सभी कंट्रीज तक, फ्रेंच गयाना, इन सभी कंट्रीज तक आप देख रहे हो तो रेन फॉरेस्ट स्प्रेड करता है अमेजॉन का। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, आई होप याद रहेगा। देखो यहाँ जो देख रहे हो, ये है आपका जो जिस अमेजॉन के हम ग्रासलैंड की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर है। और इस पूरे रीजन में जैसे आप देख रहे हो, ये जो डिक्लाइन देखी गई है, डिक्लाइन किस चीज़ में देखी गई है? फॉरेस्ट में नहीं डिक्लाइन देखी गई है, डिफॉरेस्टेशन में डिक्लाइन देखी गई है। तो कहाँ कहाँ पर है आइडिया? ये कौन सा ग्रासलैंड है? जो ब्राज़ील का ग्रासलैंड सेराडो, वो वाला यहाँ पर आएगा। तो आप कंट्रीज भी याद कर लो इसी बहाने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चिली की तरह मिर्ची की देखने वाला चिले, ऊपर पेरू। 2 लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन सी है साउथ अमेरिका की, बताइए? बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गयाना। सिंपल है इसको याद करना। ये सारी की सारी कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं। नीचे चिली की तरह, मिर्ची की तरह जो है वो है चिले, चिले के ऊपर है पेरू, पेरू के ऊपर कोलंबिया, कोलंबिया के साइड में वेनेजुला, वेनेजुला के साइड में गयाना, सरीनाम, इनके साइड का युद्ध चलता रहता है।
सरीनाम के साइड में फ्रेंच गायाना, फ्रेंच गिनी के पास, बाकी तो पूरा ब्राजील ही है। नीचे आपकी दो लैंडलॉक कंट्रीज बोलिविया पैराग्वे आ गए, नीचे आपका उरुग्वे आ गया और यहाँ पर अर्जेंटीना है। ठीक, ये बेसिक कहानी है। इंपॉर्टेंट जो इसमें लोकेशंस है, अमेजोनिया या अमेजोन की फॉरेस्ट, पेटानिया और इगाजू फॉल्स, यहाँ पर इगाजू फॉल्स है। देन यू हैव पेटागोनिया का डेजर्ट यहाँ पर है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सूखे इलाकों में से एक है। फिर यहाँ माचू पिचू है, विच इज़ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। लेक टिटिकाका यहाँ पर पड़ेगी आपको, ये रही इस रीजन में। देन गैलापागोस आइलैंड यहाँ पर है। गैलापागोस आइलैंड वो जगह है जहाँ पर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर गए थे चार्ल्स डार्विन, तो वहाँ से उन्होंने फिर स्टडी किया था कि भाई कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, वो आइडिया उन्हें वहाँ से आया था। ठीक, ये वेनेजुला है, ये आपका गयाना है और इसके साइड में सूरीनाम है। तो वो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो आपको इस तरह मैप्स पे याद आ जाएंगी। काफ़ी सिंपल है, साउथ अमेरिका को तो याद करना और आप कर लोगे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ें, ये डिक्लाइन में आपको वही एक्सप्लेन किया गया किन किन कंट्रीज में ये स्प्रेड आउट है। तो पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम। यहाँ पर कौन सी कंट्री नहीं है ये याद रखिए, अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, आपका चिले नहीं है और पैराग्वे, उरुग्वे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी मेजर रिवर्स बहती हैं और एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये आपका रियो दे जेनेरियो हो गया, साओ पाउलो, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं इसके बारे में हम पढ़ते ही हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हमने कंट्रीज रिवाइज कर ही लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा देखने की। अगला टॉपिक, अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज हमने देख ली। ब्लैंक से शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करो। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे नीचे कौन होगा, मिर्ची की तरह चिले, चिले के साथ बाउंड्री शेयर करेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ऊपर है उरुग्वे, फिर एक पैराग्वे लैंड लॉक्ड है। फिर आपको पेरू के ऊपर कौन सी कंट्री है, पेरू के ऊपर आप कोलंबिया जाओगे, कोलंबिया के साइड में क्या मिलेगा आपको, कोलंबिया मिलेगा, बोलिविया मिलेगा। और आपको सूरीनाम पहले आएगा या गयाना पहले आएगा, कौन बाउंड्री शेयर करेगा वेनेजुला के साथ। आपको इस तरह अपने आप को रिकॉल करके चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म तक समझ के याद रख सको। अगला टॉपिक अब अफ्रीका से आ रहा है, जाम्बिया के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इनकी वो इनको न्यूज़ में लाई है। अब जाम्बिया एक ऐसी कंट्री है, भारत के संबंध तो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, पर जाम्बिया कहाँ है ये तो लोकेशन देख ली। अगर आपको अफ्रीका का मैं कॉन्टिनेंट देखने को तो आप कैसे याद करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे रेफरेंस पॉइंट आपका अफ्रीका के मैप में हो सकता है या तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी जो रीजन है आपका सोमालिया वाला वो, या फिर ये जो अफ्रीका का रीजन है यहाँ आप ले सकते हो एक रेफरेंस पॉइंट, या इधर मेडागास्कर है तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका हो सकता है, या फिर ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। तो इसे आप अक्सर रेफरेंस पॉइंट लीजिए। मेडागास्कर के सामने मोजाम्बिक है और मोजाम्बिक के ही पड़ोस में है यहाँ पर जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीका के मैप में देखो, पहला आपका रेफरेंस पॉइंट हमेशा मेडागास्कर से लो, कंट्री इसके पास वाली है क्या। दूसरा यहाँ सोमालिया से लो, तीसरा इजिप्ट से लो। आपके पास चीज़ें आसान हो जाएंगी उसके बाद याद करने के लिए, कोई कंट्री अफ्रीका में कहाँ लोकेटेड है। फिर आपको लेक विक्टोरिया दिख जाएगी, लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, रिफ्ट वैली के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, या आपको इधर जो गल्फ ऑफ गिनी है इसके आसपास कोई कंट्री है। तो उस तरह से याद करोगे तो अफ्रीका पे आपको अच्छा रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी हम बात करें जाम्बिया की, जो एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में। खास बात, काफ़ी स्टेबल है। 8 कंट्री से बॉर्डर लगता है, कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। अब देखिए, हमें पता है जिम्बाब्वे अगर हमें जानना है तो साउथ अफ्रीका के ऊपर जिम्बाब्वे है। ठीक है, और मोजाम्बिक तो हमें पता है, यहाँ पर मोजाम्बिक होगा, ये रहा मेडागास्कर के सामने आपका मोजाम्बिक है। ठीक, तो इसके पास यहीं कहीं पर आपका जाम्बिया है, ऑब्वियसली ये रीजन जाम्बिया का आता है। तो आप इस तरह चीज़ों को, देश को आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पर होगा वो। कॉन्गो तंजानिया के नीचे है। सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका कॉपर प्रोड्यूसर है कॉन्गो के बाद, वो है अफ्रीका का जाम्बिया, और काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब फिर से एक मैप पे आते हैं, मोजाम्बिक याद रहेगा, ये टुकड़ा टूट के अलग हुआ, यहाँ पर मोजाम्बिक है। अब मोजाम्बिक के जस्ट पास में जाम्बिया ये रहा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अंगोलिया है, इधर डीआरसी है, यहाँ आपका बोत्सवाना आ गया। बोत्सवाना जो साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर बोत्सवाना है, बोत्सवाना के ठीक ऊपर आपका जाम्बिया है। ये रहा नामीबिया अफ्रीका के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो आप रेफरेंस पॉइंट पकड़ लो ना, इधर अंगोला है, तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो एक बार देखते हैं इसकी कौन सी कोस्ट, ये वाली कोस्ट यानी ईस्टर्न कोस्ट। ऊपर सबसे पहली कंट्री अफ्रीका की कौन सी आएगी, इजिप्ट। इजिप्ट से नीचे आते हो तो यहाँ आपको मिलता है सूडान।
सूडान में यहाँ पर पोर्ट सूडान है जिसके ऊपर चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इजिप्ट का ये इलाका है जो सिनाई पेनिनसुला जो इसराइल ने कब्जा कर लिया था, ये स्वेज कनाल यहाँ से जाती है, ये रीजन है रेड सी का। ठीक, यहाँ पर आ गया सूडान। सूडान के बाद यहाँ इरिशिया जैसी कंट्री छोटी सी एक है। इरिशिया के बाद आप नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ सोमालिया है, और यहाँ छोटा सा जिबूटी आएगा जहाँ पर सभी आर्मी कंट्रीज के देशों ने अपने बेस बना रखे हैं। इट इज विच कंट्री? जिबूटी। इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया, कीनिया, ठीक है, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ये हो गई वो कंट्री जो ईस्टर्न कोस्ट पे है। इसमें आप पे आ जाते, अपना ईस्टर्न कोस्ट देख लेते हैं। इधर वाला तो हमने कर लिया। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है डीआरसी, लेकिन ये ब्लूइश कंट्री देख रहे हो, ये है डीआरसी का इलाका। ठीक, फिर आप आ जाओ तो गबोन, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, कोते दिवोर, सीरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी बिसाओ, गिनी, गाम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना। इस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो ये कंट्रीज ना सेपरेटली हम अगले सेशन में करते हैं। अफ्रीका का मुझे पता है ये कोस्ट याद करना मुश्किल है, ये पहले याद कर लो। आई होप याद हो गया होगा। इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, ये कौन सा देश है? जिबूटी, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। ऊपर वाले भी हमने एक बार किए हुए पहले से ही। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, तो वो दो याद कर लो। अगले सेशन में इसको डिटेल में करेंगे। आपका मैं देखता हूँ आपको ये याद रहता है या नहीं उसके बाद। तो रिवीजन करने के लिए आप यहाँ से देख लो कौन सी कंट्री है, डिफाइन करना। ये इजिप्ट, कीनिया, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया, ये कौन सी कंट्री है? कीनिया, ये कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्रीज हैं, स्वाजीलैंड और दूसरा कौन सा है? एक स्वाजीलैंड है, दूसरा कौन सा है? ठीक है, ऊपर से देख लो। मॉरिशियाना, ये कौन? अच्छा, यहाँ से देखते हैं। इजिप्ट, ये कौन सी कंट्री है? अल्जीरिया या ट्यूनीशिया, कौन सी कंट्री है? या लीबिया है? ये मुझे ये बताइए। मोरक्को कहाँ पर है? यहाँ पर मॉरिशियाना कहाँ पर है? वेस्टर्न सहारा कहाँ पर है? तो इस तरह ना आपको डिफाइन करना है कहाँ पर कौन सी कंट्री है, तभी वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, जाम्बिया हमने डिस्कस किया था। अगले पे आते हैं, इंडिया ने एक देश के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है जो है अल्जीरिया। अल्जीरिया के साथ एमओयू साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कि हम और डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे। मेक इन इंडिया, मेक इन वर्ल्ड जो हमारा एफर्ट है उसके तहत हम अल्जीरिया में और ज़्यादा अपना डिफेंस और निवेश बढ़ाएंगे। इसके लिए इंडिया अपना डिफेंस विंग एक स्टैब्लिश करेगा अल्जीरिया में, और अल्जीरिया अपना डिफेंस विंग इंडिया में खोलेगा जो दोबारा एक दूसरे की कमिटमेंट और डिफेंस को बढ़ाएगा और इंडिया को एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर की तरह भी स्टैब्लिश करेगा। अब सवाल है कि हम बात करें अल्जीरिया की, तो कहाँ पर अल्जीरिया स्थित है? ये रहा बड़ा सा देश अल्जीरिया। ठीक है, अब देखो ये है ये जो रीजन है मेडिटेरियन सी का, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसके तहत आप यूरोप में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ है मोरक्को, यहाँ अल्जीरिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। सिंपल है, छोटा वाला देश ट्यूनीशिया, इधर छोटा वाला देश मोरक्को है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये भी ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अल्जीरिया के नेबरहुड में कौन कौन है? मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, ठीक, मॉरिशियाना है, माली है, नाइगर है, और लीबिया, ट्यूनीशिया तो है ही है। ठीक, काफ़ी फेमस है अल्जीरिया। फ्रेंच टेरिटरी ये थी, फ्रेंच का कंट्रोल अल्जीरिया के ऊपर था, इसे फ्रेंच अल्जीरिया भी कहते थे। तो अल्जीरिया में हम अपनी डिफेंस विंग खोलने वाले हैं, वो हमारे देश में खोलेंगे। आगे चाइना के एस्ट्रोनॉट भाई साहब आ चुके हैं तियांगोंग से। तो तियांगोंग कहाँ है? धरती पे तो है नहीं, स्पेस में लोकेटेड है। 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं वहाँ से स्पेस स्टेशन से, जो चाइना का इंद्र मंगोलिया रीजन है वहाँ पर वो लैंड किए। तो ये टी शेप का एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है और चाइनीज स्पेस एजेंसी ने इसको बनाया था, CMSA ने। ये अर्थ को ऑर्बिट करता है अराउंड 280 माइल के आसपास। 3 मॉड्यूल का है, 2021 और 22 में इसको पूरी तरह लॉन्च करके बाद में ऊपर इस तरह इस्टेब्लिश किया गया था तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अब अगर अगले टॉपिक की तरफ, जो बात करता है विनबैक्स की। विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज अंबाला में शुरू हो चुका है और ये 2018 से इंडिया वियतनाम इसमें जॉइंटली कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया लगातार वियतनाम के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है।
चाहे गरुड़ शक्ति जो इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ किया हो, या फिर जो सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर के साथ करता है, इंडिया लगातार जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ कोलेब्रेशन बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना अपने आप को बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, मैन्यूवरेबिलिटी डेवलप करने के लिए साउथ चाइना सी के आसपास या फिर पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। जब आप यहाँ बात करो वियतनाम की, तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर विवाद है भाई चाइना और वियतनाम के बीच में? इसे कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। ठीक है, अचानक से इसको ऊपर क्लेम कर लिया चाइना ने, तो ये वियतनाम है। वियतनाम की बाउंड्री शेयर होती है चाइना, लाओस, कंबोडिया के साथ। इसमें लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? लाओस है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं आसियान में? 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? SIMPB, ठीक है, CLMVT। With reference to UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। अब पहला सवाल, पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज होते कहाँ पर है, क्या लोकेशन है उनकी? दूसरा, इसको लेके 2 स्टेटमेंट है। इट ऑपरेट्स इन गाजा, इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एज वेल एज इन लेबनन, सीरिया एंड जॉर्डन। इट इज़ फंडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम US, जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, याद रखिए UNRWA काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, तो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है? लेबनन में, सीरिया में, क्या जॉर्डन में भी है या नहीं है, क्या किसी और देश में भी है, कैसे इसको फंड किया जाता है, जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए क्या सही आंसर है इसका, क्योंकि एरिया तो न्यूज़ में है ही है। दूसरा, करंट ब्रिक्स मेंबर्स में से किसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स करने का फैसला किया कि अब वो इसको एंडोर्स नहीं करेंगे, यानी इसके पार्ट नहीं बनेंगे? कौन कौन है? ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं भाई? हम अभी तक 5 जानते थे, ब्रिक्स प्लस में 5+4 नए मेंबर्स आए हैं, तो 4 और मेंबर्स कौन कौन से हैं? क्या नाम है उनके, याद है कुछ? सऊदी अरेबिया तो मेंबर नहीं बना, EESIU में S नहीं आया, EIU मतलब इथोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड UAE आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स प्लस। तो अभी इनमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? इंडिया तो पार्ट नहीं है, दूसरी कौन सी कंट्री ये बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्राजील ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो BRI से हट रही है। इसका मतलब इंडिया और ब्राजील 2 ऐसे ब्रिक्स के मेंबर हैं जो कि अब पार्ट नहीं है किस चीज़ का? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। जब जी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू किया BRI 2013 में, ये सोच के कि भाई दुनिया को हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे, तो नेटवर्क बनाएंगे, जोड़ेंगे देशों को, पर हमारे ऊपर निर्भरता बढ़ेगी उससे। और इसके लिए पहले ये लॉन्च हुआ था वन बेल्ट वन रोड के नाम से, बाद में इसे बनाया गया BRI। नाम में थोड़ी दिक्कत आई थी लोगों को, तो BRI बनाया गया। और इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, CPEC, यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन सबको समझेंगे, लेकिन पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ब्राज़ील वो दूसरी कंट्री बनी है जिससे इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया है। पहली कंट्री कौन सी? इंडिया ने तो कभी माना ही नहीं कि ब्रिक्स को वो BRI को मानेगी। कारण ये क्योंकि CPEC जो है वो कश्मीर से गुजरता है, POK से गुजरता है, तो इसलिए हमने कहा भाई आप पहले ही हमारी सोवरेनिटी पे खतरा क्रिएट कर रहे हो, तो हम तो आपको कभी ज्वाइन करेंगे नहीं। तो इसी वजह से व्हेन यू लुक एट इट, तो इंडिया वाज नेवर पार्ट ऑफ इट। नाउ ब्राजील इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ किसका? BRI का। बाकी दुनिया के बहुत से देशों ने इसे ज्वाइन किया, हाल में इटली भी इससे बाहर निकली थी। इसके मैप्स को समझेंगे, पर इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो जानते हैं UNRWA। UNRWA असल में न्यूज़ में इसलिए है कि इजराइल की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कि भाई इसको बैन करेंगे क्योंकि ये हमारे खिलाफ आतंकवाद बढ़ाता है, ऐसी बातें, और कोई एड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। UNRWA असल में शुरू ही इसलिए की गई थी, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज निकले थे उनकी मदद करने के लिए। तो वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो पैलेस्टाइन से निकल के बाहर की तरफ गए थे, वो बसे थे, कुछ वेस्ट बैंक में गए, कुछ वेस्ट बैंक में जिनको जगह नहीं मिली वो गए जॉर्डन में, कुछ गए सीरिया में, कुछ गए लेबनन में। तो जो इजराइल के 3 पड़ोसी देश हैं, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी रहते हैं उनको मदद करने के लिए ही ये ऑपरेट करती है UNRWA। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसको फंड कौन करता है? तो बिल्कुल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से फंड होती है। यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी, EU वगैरह वगैरह इसको सपोर्ट करते हैं फंड्स देकर। और इसके अलावा UN से भी सब्सिडी मिलती है, जिसके थ्रू ये RWA रन करता है। और RWA मतलब रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, UNRWA। ठीक है, ये कहाँ पर है? लेबनन में, सीरिया में, जॉर्डन में, जहाँ जहाँ उनके रेफ्यूजीज गए उनकी हेल्प करने के लिए। समझ गया? अब आते हैं ज़रा UNRWA की लोकेशन देखते हैं, कहाँ पर है भाई, क्योंकि रिफ्यूजी कहाँ गए। देखिए ये मैप है, इधर इजराइल है, इसके एक तरफ इसकी सीमा सीरिया से लगती है। इजराइल को समझना है, बेसिक सी बात है। वर्ल्ड मैप में देखो, यहाँ पर ये रेड सी आपको दिख रहा है, ये रेड सी, खाली सी जगह रेड सी ऊपर जाता है, यहाँ आता है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा से ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा इजराइल।
इसराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक है, यहाँ पर गाज़ा है। ये सीमा इनकी लगती है किससे? इजिप्ट से। ये असल में सिनाई पेनिनसुला है जिसके ऊपर पहले इसराइल ने कब्जा किया, बाद में इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया। तो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का हिस्सा है। ये है गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक। इसराइल से ठीक ऊपर लेबनान है। इसके वेस्ट बैंक की साइड से बाउंड्री लगती है जॉर्डन की, ऊपर है सीरिया। तो सीरिया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाज़ा, लेबनान। अब जब यहाँ से रिफ्यूजी निकले तो लेबनान भी गए, सीरिया भी गए, जॉर्डन भी गए। तो इन तीनों जगहों पर UNRWA ऑपरेट करती है। ठीक है, ये हमने समझ किया। अब लेबनान में एक और UN एजेंसी काम करती है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लेबनान कहाँ है, लोकेशन समझ लो। इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर इसराइल है, इसराइल के ऊपर लेबनान, यहाँ पर सीरिया। ये जो जगह आपको दिख रही है शेडेड, ये शेडेड इसलिए है क्योंकि इसका नाम है गोलन हाइट्स। ये पार्ट हुआ करता था कभी सीरिया का, लेकिन इसके ऊपर कब्जा जमा के इसराइल बैठा हुआ है। तो गोलन हाइट्स इज़ इन कंट्रोल ऑफ इसराइल। ये वेस्ट बैंक है, ये जॉर्डन है। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? जॉर्डन रिवर के वेस्ट पे है तो वेस्ट बैंक कहते हैं। ऊपर यहाँ पर सी ऑफ गैलिली भी इसी रीजन में, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। ब्राज़ील ने क्यों ऑप्ट आउट किया BRI से? पहले इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया पार्ट क्यों नहीं है? इंडिया तो इसलिए पार्ट नहीं कि हमारी सॉवरेनिटी पर खतरा है, इसलिए हमने कहा कि भाई हम इसका पार्ट नहीं करेंगे। ब्राज़ील का कहना ये है कि भाई इसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रेशर बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ब्राज़ील इससे बाहर निकलेगा। और ब्राज़ील चाहता था कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करे, ब्राज़ील में इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो एक अच्छी पहल है। पर उस अच्छी पहल को नज़र लग गई किस चीज़ की? चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट तो करते हैं पर वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब जो डायनेमिक्स है वो बदल रहा है। ब्राज़ील ने इससे निकलने का फैसला किया है। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हो ये रहा है कि ज़रा समझे पहले BRI का खेल है क्या। आपने ज्वाइन किया BRI, सोचा कि भाई आपको फंडिंग मिलेगी। मान लो आप एक घर चला रहे हो, ठीक है, आप पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट जाते हो, स्कूल जाते हो, आपके पास एक साइकिल है। आपको आके चाइना कहेगा क्यों ना भाई आप एक स्कॉर्पियो खरीद लो और स्कूल भी आना जाना और उसको किराए पे चढ़ाना, बहुत पैसे मिलेंगे आपको। अगर पैसे कहाँ से आएंगे? चाइना कहेगा भाई कोई बात नहीं, मैं लोन दे रहा हूँ, आप स्कॉर्पियो खरीदो तो सही, या आप सफारी खरीद लो। तो आप झांसे में आगे सोचोगे हाँ क्यों ना खरीद लिया जाए। लेकिन जब आप खरीदते हो तो पता लगता है भाई इसके पेट्रोल के पैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे, डीजल के पैसे नहीं निकल रहे, कोई किराए पर नहीं ले रहा और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग रहा है, वो कहाँ से चुकाएं? तो चाइना कहेगा भाई कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे, जो तुम्हारे पास साइकिल थी ना मुझे थमा दो। तो अब तो स्कॉर्पियो खरीदी, ना स्कॉर्पियो मिली ना साइकिल मिली, और आप अगर फंस तो इस चक्कर में तो हो ये रहा है कि ना आपके पास वो साइकिल रही जिससे आप स्कूल जाते थे या पढ़ने जाते थे, वो भी वो लेके चला गया इंटरेस्ट के नाम पर। स्कॉर्पियो से लोन लेके खरीदी, स्कॉर्पियो भी उसके पास है और आपके ऊपर उसका कर्जा भी हो गया। तो कुछ ऐसा ही चाइना देशों के साथ करता है और ब्राज़ील इस चीज़ को समझ गया। ब्राज़ील ने कहा कि भाई हमें BRI का पार्ट नहीं बनना। इससे पहले इटली भी इससे बाहर निकला। इटली इकलौती ऐसी कंट्री थी G7 की जिसने BRI को ज्वाइन किया था। और ब्राज़ील का स्टांस इंडिया के क्लोज लाता है, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन जो सॉवरेन रीजन है वहाँ से निकल रहा है, तो एक प्रॉब्लमेटिक इशू यहाँ पर बनता है। इसीलिए ये इससे बाहर वो चाइना की डोमिनेंस को कम करता है लैटिन अमेरिका में। ब्राज़ील की लोकेशन हम देखें कहाँ पर है भाई? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील, यहाँ पर ब्राज़ील का इलाका है। ब्राज़ील की बाउंड्री किस किस देश से लगती है? तो लगभग पूरा ही साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट ये कवर करती है। यहाँ से आप शुरू करो, नीचे उरुग्वे है, कोने में उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना और पैराग्वे। इन 4 देशों का, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये जो बूपा कंट्रीज़ हैं, बूपा कंट्रीज़ का एक ट्रेड ग्रुप है, उसका नाम है मर्कोसुर। FTA है इनके बीच में, जहाँ आप जैसे EU है ना, उसी तरह से मर्कोसुर है जो यहाँ पर ऑपरेट करता है। ठीक है, फिर ये बात आ गई यहाँ पर बाउंड्री किससे किससे लगती है? तो क्या चिले से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है? तो नहीं लगती। क्या इक्वेडोर से लगती है? तो नहीं लगती। बाकी आप देख लो मेजरली सारी कंट्रीज इनकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो ये ब्राज़ील की कहानी है, कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री लगती है। ब्राज़ील में आपके अमेज़न का फर्स्ट का इलाका इस रीजन में है और यहाँ पर वो लगता है ये इलाका है वेनेजुएला, गयाना का, सुरिनाम। तो ये वो जगह जहाँ ब्राज़ील की ज्योग्राफी समझ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है इंडिया का, साउथ अमेरिका में है भी। तो क्या इक्वेडोर से ब्राज़ील की बाउंड्री लगती है? नहीं लगती है। क्या चिली से लगती है? नहीं लगती है। बाकी देशों में आप मेजरली देखोगे इनकी बाउंड्री सबसे लगेगी, इसलिए जो एक्सेप्शन है उसको याद रखो। चिले एंड अर्जेंटीना से लगती है? बिल्कुल लगती है। किससे नहीं लगेगी? चिले से नहीं लगेगी एंड इक्वेडोर। ठीक है, बाकी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? बोलिविया है, पैराग्वे है, लैंडलॉक कंट्री है। बूपा कंट्रीज की मैं बात कर रहा था, क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विच इज़ मर्कोसुर। एक इन्होंने आपस में रीजनल अलायंस बनाया हुआ है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे BRI के अलग अलग कंपोनेंट है, इसको समझते हैं। पहला CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए ऑलरेडी 44 कंट्रीज़ अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका, कैरेबियंस की 22 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। बहुत 150 से ऊपर कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि लोन मिल रहा है, रोड बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, पर चाइना उसमें उन्हें फंसा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट दे रहा है जो सस्टेनेबल नहीं है। वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट इन्हें कहते हैं। सफ़ेद हाथी खरीद के ले आओ, खिलाओगे क्या?
और काम वो कुछ करेगा नहीं। कुछ ऐसे ही BRI के प्रोजेक्ट हैं जिसके चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हुआ, मालदीव्स बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बढ़ा, वियतनाम के ऊपर दबाव बढ़ा, वियतनाम नहीं, थाईलैंड के ऊपर दबाव बढ़ा। इन कंट्रीज़ की हालत ख़राब है। तो पहले बात करते हैं सीपेक की। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काशगर जो चाइना का प्रोविंस है यहाँ से निकलता है, POK क्रॉस करते हुए वो यहाँ से आता है ग्वादर में। ग्वादर में एक पोर्ट बनाया है। ग्वादर असल में कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान में। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा सा डीप सी पोर्ट बनाया, डीप वाटर पोर्ट, और ये कनेक्टेड है काशगर से। तो चाइना को सीधा सीधा अंदर ही अंदर ये पर्शियन गल्फ से ईरान से उन्हें कुछ लेना है तो वहाँ से लाएंगे, सीधा ग्वादर के थ्रू बाय रोड वो चाइना पहुँच जाएंगे। तो उनके इस रीजन को काफ़ी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट का सहारा ही देगा। इसी कॉरिडोर पे बहुत से इन्होंने चीज़ें बात की कि हाईवे बिल्ड करेंगे, पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए जब प्रोजेक्ट बनता है तो ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ काम करेंगे। काम करने चाइना के ट्रक्स आएंगे, उनमें लोग भर के आएंगे, वो यहाँ के काम करेंगे, क्योंकि इनका कहना एक्सपर्टीज इन्हीं के पास है। जो वो रोड बनेगा ये बनाएंगे चाइनीज़, इनके वर्कर्स बनाएंगे, और जो काम करेंगे उसका बिल कौन भरेगी? पाकिस्तान की सरकार। उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कुछ पटाखे फूट रहे इसके लिए सॉरी, तो बिल भी इन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये बिल पे करने की प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी समस्या है अब पाकिस्तान के लिए और हर देश के लिए। तो इसीलिए काफ़ी विरोध हो रहा है बलूचिस्तान में इनके इस पोर्ट का भी और इस प्रोजेक्ट का भी। तो ये क्योंकि POK से गुजरता है जो इंडिया का इलाका है, इसलिए इंडियंस का सख्त विरोध किया गया। हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। ये इसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। बहुत सारी 28 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट चाइना ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर की है। अब कुछ प्रोजेक्ट वो वापस खींच रहा है क्योंकि पाकिस्तान से पैसे ही नहीं मिल रहे, फंसे जा रहे हैं उसके पैसे। ठीक है। दूसरा, ये एक सेंट्रल एशिया से इन्होंने रूट बनाया है कि भाई चाइना यहाँ से निकलते हुए अलमाटी होते हुए यूरोप पहुँच जाएंगे। ठीक है। ये अभी जो रूट है वो रशिया वाला रूट था सेंट्रल एशिया से, अब इसको चाइना से खींच के ले जा रहे हैं। ये रूट है, और इस रूट को आप कह सकते हैं जिससे हमने देखा यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक लैंड ब्रिज है, रेलवेज का कनेक्टिविटी रूट, रोडवेज का कनेक्टिविटी रूट, शंघाई से लेके आप सीधा मॉस्को और वहाँ से यूरोप तक का रास्ता इन्होंने बना लिया है सेंट्रल एशिया से होते हुए। तो कई सारे कॉरिडोर हैं। यूरेशियन लैंड ब्रिज यहाँ से देख सकते हो आप, ये एक ऊपर वाला हिस्सा कॉम्पोनेंट है। एक यहाँ सीपेक यहाँ से गुजर रहा है। एक बांग्लादेश PCIM पहले बनाना चाहते थे जो अब कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिया ने कहा कि भाई हम इसका पार्ट बनना नहीं। तो इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने रन करने स्टार्ट किए। यहाँ पर एक चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर बनाया है। यहाँ से एक इनका वेस्ट एशिया कॉरिडोर है। इसमें पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश है। अब सवाल आप सोचोगे इतने पैसे इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स? इसका रीज़न ये है चाइना के पास बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई पड़ी हैं, उसको सामान बेचना है। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। बेचेंगे कैसे? तभी तो जब वहाँ पर सोर्स मिलेगा, वहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। तो इन कनेक्टिविटी के थ्रू ये ऐसे रोड और ऐसे कॉम्पोनेंट बिल्ड कर रहे हैं जिससे वो वहाँ तक पहुँच पाए, और जब वहाँ वो पहुँचेंगे तो उन देशों के ऊपर वो दबाव बनाएंगे, भाई हमसे सामान खरीदो क्योंकि हम ही वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करेंगे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन होगा कि वो उन्हीं की सुनेंगे। और इसी चक्कर में चाइना BRI को लोगों ने ज्वाइन किया और बाद में फंसते जा रहे हैं। ये इसका सेंट्रल एशिया कॉम्पोनेंट हो गया, जहाँ आप देख रहे हो चाइना के उरुक्विम को ये अलमाटी सेंट्रल एशिया से पूरा कनेक्ट करते हुए वेस्ट एशिया तक ले गए हैं, अंकारा टर्की, फिर यहाँ से यूरोप। तो कहने का मतलब ये है जो कॉरिडोर्स हैं सेंट्रल एशिया से गुजर रहे हैं। सेंट्रल एशिया से कैसे गुजर रहे हैं? जो इनका ये वाला इलाका है ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए टर्की तक जा रहा है। इसका एक हिस्सा ईरान और एक हिस्सा सऊदी अरेबिया तक जा रहा है। तो पूरा मिडिल ईस्ट भी कनेक्ट हो रहा है, पूरा सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से ये ऑलरेडी अपना एक रूट, जैसे मैंने आपको बताया, सीपेक पहले डेवलप कर चुके हैं, एक रूट यहाँ से डेवलप्ड है। तो पूरी दुनिया को ही कनेक्ट करने का इन्होंने अपना बीड़ा उठाया हुआ, जिसके थ्रू अपना सामान बेचें, सस्ता तेल मिले। देखो यहाँ से क्या फ़ायदा है। ईरान से इनकी पाइपलाइन है जिससे ईरान का सस्ता तेल इन्हें मिल जाता है। पाकिस्तान से सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी। सेंट्रल एशिया में यूरेनियम है वो यहाँ से मिल जाएगा, और बदले में इन सभी मार्केट्स को अपना सस्ता सामान ये बेचते फिरेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनको। अमेरिका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई समुद्र नहीं है कि वो घुस के उनके जहाजी बेड़े यहाँ आ जाएंगे। तो चाइना के पास एक फ्री हैंड रहेगा और इन कंट्रीज़ के ऊपर दबाव भी बना पाएंगे। जबकि आप ईस्ट एशिया की तरफ आओ तो म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहाँ खाओपियू एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से वो सारा इनका जो ऑयल और रिसोर्सेज है वो लेके अपने देश चले जाते हैं कुनमिंग तक। फिर यंगोन में अगेन वहाँ से भी कॉरिडोर बनाया है ताकि यहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं वो चाइना को सस्ते दरों पर मिल जाए। और इन चक्करों में बहुत से देश दबाव में आ जाते हैं चाइना के, उनके दबाव में फंसकर तबाह हो जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है सीपेक, चाइना मंगोलिया रशिया, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये सब आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और चाइना यहाँ तक कि ये जो आपको दिख रहा है थाईलैंड, यहाँ पर भी एक लैंड ब्रिज बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, जिस लैंड ब्रिज को कहते हैं क्रा लैंड ब्रिज। पहले इस्थमस बनाना चाहता था क्रा को काट के एक पोर्ट सिटी पर, अब वहाँ पर अब लैंड ब्रिज बनाने की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपोनेंट है, इससे अब ब्राज़ील बाहर निकला है। ठीक है, समझ गए लोकेशन चीज़ें क्या पॉलिटिक्स है, क्यों इसको वो बढ़ाना चाहता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग अपनी पुश कर सके,
लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पुश होगी तो उनके पॉलिटिक्स पे इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो लगातार इंटरेस्ट में कंट्रीज़ को डुबा कर मार देते हैं। अगला टॉपिक है, एक पैसेंजर टर्मिनल इंडिया ने बनाया है पेट्रापोल लैंड पोर्ट। पेट्रापोल कहाँ पर बना है? एक ऐसी कंट्री जहाँ के साथ इंडिया के थोड़े विवाद चल रहे हैं, यानी ये एक ऐसा पोर्ट होगा लैंड पोर्ट। जैसे पोर्ट कहाँ होता है? समुद्र पे होता है जहाँ से आपका सामान जाता है, लेकिन ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लैंड पोर्ट है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी, इंडिया भूटान और इंडिया बांग्लादेश पे जहाँ पे लैंड बाउंड्री है वहाँ पर लैंड पोर्ट बनाने की बात की गई है ताकि कस्टम्स का काम एक साथ हो सके। तो ये हो रहा है कहाँ? पेट्रापोल में। पेट्रापोल कहाँ पर है? उत्तर 24 परगना जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बनेगा। 20,000 पैसेंजर पर डे ये टर्मिनल जो हैंडल कर सकता है। इसमें एक मैत्री द्वार होगा जहाँ की दोनों बांग्लादेश और इंडिया उसको इक्वली हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर है 24 परगना वेस्ट बंगाल में, यहाँ बनेगा पेट्रापोल टर्मिनल और लैंड पोर्ट। कहाँ पर है पेट्रापोल? ये रहा 24 परगना के पास, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है। इंडिया नेपाल में जोगबनी वाला है ऊपर, वो भी इंग्लैंड पोर्ट है। तो जो ज़मीन पे पोर्ट बनता है उसे लैंड पोर्ट कहते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इंडिया और स्पेन ने कंडेम किया है कि लेबनान के पीस कीपर के ऊपर अटैक्स हुआ। लेबनान में यूएन के पीस कीपर्स हैं, उन्हें कहते हैं UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये यहाँ पर 1978 में भेजे गए थे शांति स्थापित करने के लिए, तब से यहाँ पर है, साउथ लेबनान में है। और उनके ऊपर इसराइल ने कुछ हमले किए इसको लेकर, जहाँ बहुत विवाद हुआ क्योंकि इंडिया के लोग भी यहाँ पर, इंडिया के जो इंडिया भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपने सोल्जर्स भेजकर, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, नेपाल, चाइना वगैरह। तो इसको लेकर इंडिया ने कहा है कि गलत हुआ है, इसराइल ने इनके ऊपर हमला किया है। तो आप सोचोगे UNFIL क्या कर रहा है? UNIFIL और UNRWA में क्या अंतर है? RWA रिलीफ का काम करता है, जो रिफ्यूजीज है उनको रिलीफ देता है, वो पैलेस्टीन से जो लोग गए हैं उनसे संबंधित है। जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, इसका संबंध उनसे कहीं से भी नहीं है। UNIFIL जो है वो अलग कहानी है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि देखो, लेबनान का देश, ठीक है, लेबनान असल में 3 बड़ी कम्युनिटीज़ यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 45% के हिसाब से, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन। पहले ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, बाद में जब ये आज़ाद हुई तो इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो स्ट्रगल में बहुत सालों तक एक तरह का सिविल वॉर यहाँ छिड़ा हुआ था, और सिविल वॉर में बार बार जंग होती थी। तो यूएन ने अपनी एक फोर्सेस 1978 में यहाँ स्टैब्लिश की थी साउथ में, क्योंकि इसके ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया था। अब आपको इसराइल ने क्यों हमला कर दिया? देखो, 3 कम्युनिटीज़ हैं तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ क्या निकाला गया कि प्रेसिडेंट एक का, स्पीकर ऑफ लोकसभा एक का और प्राइम मिनिस्टर एक ग्रुप का, तीनों कम्युनिटी के अलग अलग मेंबर्स होंगे जिनको एक एक पावर शेयर दिया जाएगा। तो हो ये रहा था कि तीनों ग्रुप्स ने, शियाज ने, सुन्नीज ने, क्रिश्चियंस ने अपनी अपनी मिलिट्री खड़ी कर रखी थी, उनके अपने विंग्स थे जो लड़ते थे आपस में। तो बाद में हुआ ये कि जब ये सब चल ही रहा था तो नीचे इसराइल है, यहाँ पर इसराइल पैलेस्टाइन का विवाद जब हुआ तो बहुत से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज लेबनान में जाकर रहने लग गए। जब ये लेबनान में गए तो वहीं पर उन्होंने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो है, जो पैलेस्टाइन की आज़ादी की बात करता था, उसने अपना गढ़ भी लेबनान में बनाया था। तो इसराइल ने कहा भाई यहाँ से हमारे खिलाफ युद्ध हो रहा है तो हम यहाँ पर हमला कर देंगे। जब ये युद्ध हुआ तो इस रीजन में एक बड़ी मिलिट्री ग्रुप बहुत स्ट्रांगली आगे उठकर आई। उस ग्रुप का नाम था हेजबुल्ला। हेजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप था जिसको इसराइल सपोर्ट कर रहा था। वो इसराइल से लड़ने के लिए खड़ा हुआ, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा था हेजबुल्ला को। तो हेजबुल्ला ने बहुत जमकर लड़ाई लड़ी इसराइल के साथ। और उसके बाद यहाँ पर एक UNRWA जो पहले काम कर रहा था रिफ्यूजीज़ के साथ, उसके अलावा पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए यहाँ एक UN की इंटरिम फोर्स खड़ी की गई जो लेबनान में जो विवाद है साउथ लेबनान में उसको शांति बनाए रखे, वहाँ पर जो सभी ग्रुप्स के बीच में एक तरह समन्वय बना के रखे। तो उसके लिए इन्हें भेजा गया साउथ लेबनान के इलाके में। देखिए साउथ लेबनान यहाँ पर है, लितावी रिवर और टायरे के आसपास का रीजन, जहाँ एक तरफ इसका सीमा लगती है सीरिया से, एक तरफ इसराइल से, और एक तरफ पूरा का पूरा क्या है, मेडिटेरेनियन सी। तो ये लेबनान की बेसिक सिर्फ जोग्राफी है, समझ लीजिए। 2 तरफ से सीरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ से इसराइल है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, और इसके साउथ में UN की इंटरिम फोर्सेस थी जो एक तरह से यहाँ पर पीस पे दे रहे अलग अलग ग्रुप्स में, और कोई मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव ना हो उसको रोकने के लिए था। हालांकि लेबनान के ऊपर मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें आप डिटेल में इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स रहे। सीरिया ने भी अटैक किया, इसराइल ने भी अटैक किया, उस टाइम में सऊदी अरब के भी ग्रुप थे जो एक्टिव थे। ईरान यहाँ पर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के उभर गई। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट है लोकेशन, लेबनान कहाँ सिचुएटेड है, लेबनान की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है, साउथ लेबनान में क्यों UN की पीस कीपिंग फोर्स है वो समझ लिया। इस पूरे रीजन को एक बार दोबारा देख लो। ये इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला जिसको कुछ टाइम तक कब्जा करके रखा था इसराइल ने, बाद में इजिप्ट को वापस कर दिया। ये इसराइल की सीमा है। यहाँ गाज़ा, यहाँ पर है आपका वेस्ट बैंक, ये ऊपर लेबनान है, यहाँ पर है गोलन हाइट्स जो सीरिया का था जिसके ऊपर इसराइल का कब्जा है, यहाँ सीरिया है, ये है सी ए गैलिली, ये है जॉर्डन रिवर, ये है इसका वेस्ट बैंक,
ये है डेड सी। तो ये हमने समझ ली बेसिक ज्योग्राफी। ऊपर आप जाओगे तो लेबनन है, लेबनन के इधर सीरिया हो गया, ऊपर भी सीरिया है, नीचे इजराइल है, ये है मेडिटेरेनियन सी। साउथ लेबनन में यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज या यूएन की जो आपकी पीस कीपर्स है वो वहाँ पर है। और इसका विरोध इंडिया और स्पेन ने किया है, और इंडिया स्पेन की सीईओ की मीटिंग भी हुई, इंडिया स्पेन के बीच में संबंध बढ़ाने की बातें हो रही है, वो तो बात की बात है। लेकिन आप पहले समझो लेबनन कहाँ लोकेटेड है, समझ लिया, ये लेबनन है, नीचे इजराइल है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर इराक है, और इराक के बाद कौन सा देश है, ईरान है। अब कहानी ये है कि देखो, ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है, शिया पावर ग्रुप है, तो ईरान का दबदबा ईरान के ऊपर भी है, सीरिया के ऊपर भी है, इराक के ऊपर भी है, और यहाँ लेबनन में उन्होंने साउथ लेबनन में स्ट्रांगली हिजबुल्लाह को खड़ा कर रखा है। तो हिजबुल्लाह से लेके ईरान तक एक पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, यानी उनकी जो शिया मिलिट्री है वो यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, जो अक्सर इसराइल को तंग करती है। इसे कहते हैं आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान का आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी से लेकर आपका पर्शियन गल्फ तक है, ठीक है। ये आपने समझ आ गया क्या क्या इलाके की बात हो गई, कहाँ पर कौन ग्रुप लोकेटेड है। एक और मैप है उसमें दिखा देते हैं हम आपको दोबारा। ये देखो, ये लेबनान है, ये साउथ लेबनान है, यहीं पर एक्टिव है हिजबुल्लाह भी, यहीं पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी है, ताकि यहाँ पर शांति बनी रह सके इस चीज़ के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया आपको UNFIL कहाँ पर है। UNRWA पीस कीपिंग फोर्स नहीं है, UNRWA रिलीफ का काम देखती है रिफ्यूजीज़ के लिए, और ये जो UNIFIL है ये यहाँ पर पीस इंश्योर करने के लिए, भाई अलग अलग ग्रुप आपस में ना लड़ें। जब अलग ग्रुप्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ निकाला गया था तो ये बोला गया था कोई भी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो हथियार नहीं उठाएगा, केवल हिजबुल्लाह को हथियार उठाने के लिए परमिट दिया गया। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने 2006 में भी इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी, इसराइल को कई बार हराने में कामयाबी हासिल की। हराना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द हो गया, एटलीस्ट रेसिस्ट करने में बड़ा रोल निभाया ईरान की मदद से। उसके बाद बहुत सारे रॉकेट्स भी हैं, लेकिन अब लेबनान इस वॉर का हिस्सा बन गया क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। तो ये बेसिक कहानी है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। एक बार मिडल ईस्ट को दोबारा देख लो, ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है, इन पूरे एरिया में ईरान का दबदबा है। यहाँ पर भी साउथ लेबनान में शिया ग्रुप लेबनान एक्टिव है। यहाँ नीचे जो सऊदी अरेबिया के नीचे आपका यमन है, वहाँ पर हुतीज़ हैं, ये इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसको, सिनाई पेनिनसुला, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ये है स्वेज कनाल, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है लेबनान, ये है सीरिया, ये है इसराइल, ये है गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक, यहाँ है जॉर्डन रिवर, ये है जॉर्डन का देश, यहाँ है सी ऑफ डेड सी, ऊपर है सी ऑफ गैलिली। तो ये सारी जोग्राफिकल लोकेशंस आपको इस तरह से याद करनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लेबनान की जोग्राफी में आपको बैरेट इनका कैपिटल है, यहाँ पर अगेन इस पे भी बहुत ज़्यादा दबदबा किसका है, लेबनान का है। यहाँ पर एंटी लेबन माउंटेन्स है, लेबनान माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेबनान मतलब बेसिकली होता है, अब जो हिजबुल्लाह है उसका मतलब क्या होता है, हिजबुल्लाह मतलब होता है पार्टी ऑफ द गॉड, ठीक है। तो यहाँ लितानी रिवर है। ये बेसिक जोग्राफी आई होप आप समझ गए होंगे अब क्या है UNRWA और UNIFIL में क्या अंतर है। इस पूरी जोग्राफी को समझ गए होंगे, क्या कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गयाना। गयाना की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ गलत हो गई, इट इज़ गयाना। गयाना के बारे में हमने कल पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। तो गयाना शेयर्स इट्स मैरीटाइम बाउंड्री विद बारबाडोस एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. It is geographically positioned in the northern and western hemisphere of the earth. It is the third smallest nation in South America. Select the correct answer. 1 and 2 only, 2 only, 3 only, 1 and 3. अब आपको ये करना है, क्वेश्चन आपने पढ़ा गयाना कहाँ है, पहले मैप में गयाना की लोकेशन साउथ अमेरिका में कहाँ है वो इमेजिन करो. पहला क्वेश्चन क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है, क्या ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, क्या इसकी मैरीटाइम बाउंड्री बारबाडोस और ट्रिनिडाड टोबैगो से लगती है या नहीं. आप सोचो और मेंटली प्रिपेयर करो क्या आंसर है, इसको डिस्कस करेंगे इसके बाद. Consider the following statement regarding ICC, International Criminal Court. ICC is an independent of the United Nations but is endorsed by the UN General Assembly. It can prosecute states, यानी राज्यों को, देशों को भी ये सजा सुना सकते हैं. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और आर नॉट करेक्ट. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. आपको सोचना है इसका क्या आंसर होगा, सोचिए. तब तक हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली. रियांग ट्राइब की बात हो रही है. रियांग ट्राइब बिलोंग टू इंडो मंगोलॉइड रेशियल स्टॉक. दे आर क्लासिफाइड एज PVDGs. रियांग ट्राइब ट्रेसेस इट्स ऑरिजिन टू द शान स्टेट इन म्यांमार. इनमें से क्या आंसर्स करेक्ट हैं. 1 and 2 ओनली, ऑल 3, 2, 1 and 3. रियांग ट्राइब का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इसका एक और नाम है जिसके नाम से काफ़ी प्रचलित है, इसे ब्लू ट्राइब भी कहते हैं. ठीक है, ये भी न्यूज़ में थी, तो इसकी लोकेशन भी जानेंगे. तो आते हैं अब इन क्वेश्चंस के ऊपर. पहली बात थी कि रियांग ट्राइब के ऊपर, जिसको मैंने कहा आपको ब्रू भी कहते हैं. त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक
प्रॉपर फंक्शन हुआ था इनका, कल्चरल इवेंट। वहाँ पे इन्होंने कहा था कि रियांग कम्युनिटी की जो ऑरल लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है, इसके कहते हैं काउब्रो। ये असल में एक ओरल लैंग्वेज है, रिटन नहीं है। तो काउब्रो को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है। काउब्रो किस ट्राइब की भाषा है? रियांग ट्राइब की भाषा है। असल में जो रियांग या फिर जो ब्रू ट्राइब है, जिनकी भाषा काउब्रू है, ये लोग आते वैसे हैं कहाँ से? तो म्यांमार से, जिनका ओरिजिन है वो होता है शान प्रोविंस है म्यांमार में, वहाँ से। उसके बाद वहाँ से ये लोग आए थे, और जब वहाँ से भाग के आए या कुछ लोग शिफ्ट होके आए, तो उनमें से कई लोग चिटगोंग जो बांग्लादेश में है, उस समय इंडिया हुआ करता था, वहाँ पर रहने लग गए। फिर जब डिवीजन हुआ तो वहाँ से भी कुछ लोग भाग के इंडिया की तरफ आए। तो अभी ये मेजरली त्रिपुरा, कुछ हद तक मिजोरम और असम के कुछ रीजन में रहते हैं। और ये अपनी जो लीनिएज है वो कहाँ से ढूंढते हैं? म्यांमार से। इनमें दो मेजर क्लान्स हैं, एक मेसाका और मोलसोई, और ये प्राइमरीली हिंदुइज्म से मिलता जुलता इनका जो सिस्टम है ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? रियांग या फिर ब्रू ट्राइब। तो देख लीजिए कहाँ पे है, मिजोरम में, और आपका त्रिपुरा में रिफ्यूजी कैंप्स में भी काफ़ी जगह से रहे थे। तो काफ़ी एक विवादास्पद स्थिति रही थी इनके साथ, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। और इनकी भाषा, इनका जो लोकेशन है, कहाँ से ओरिजिन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है गयाना के बारे में। गयाना आपको यहाँ दिख रही है, इन साउथ अमेरिका। गयाना लोकेटेड यहाँ पर है। गयाना को लेके अगर आप देखो तो इनके बीच में इंडिया के साथ 10 MOU साइन हुए हैं। MOU इसलिए साइन हुए हैं, पिछले हफ्ते हमने डिटेल में डिस्कस किया था गयाना को, कि वहाँ पर आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल ब्लॉक मिला है, जहाँ पर 7 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व मिला है। इसलिए इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश इनकी लगातार है। इंडिया ओरिजिन के लोग वहाँ बहुत सारे हैं, 40% से ज़्यादा। तो इस चक्कर में इंडिया वहाँ और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। तो अगर इस मैप को देखो तो हमने वहाँ कैरिकॉम की बात भी की थी। तो कैरिकॉम जब हमने बात की थी तो पता लगा था क्लियरली कि बारबाडोस और ट्रिनिदाद टोबैगो का जो रीजन है वो इससे इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री बिल्कुल शेयर करते हैं, और नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही इनका पार्ट है। अगर हम इस लोकेशन को देखें तो ये रहा गयाना, और यहाँ आपको ट्रिनिदाद बारबाडोस के आइलैंड्स हैं। तो ऑब्वियसली मैरीटाइम बाउंड्री इनके साथ ये शेयर करते हैं, और प्लस नॉर्थ वेस्टर्न स्फीयर में है ही है, ठीक है। और तीसरी बात रही कि क्या ये थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है साउथ अमेरिका के? तो बिल्कुल तीसरे स्मॉलेस्ट नेशन है साउथ अमेरिका के। आपसे मेरा सवाल है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, देश कौन सा है, मुझे बताना है आपको। हमने साउथ अमेरिका को डिटेल में किया था, कहाँ पर कौन सी कंट्री लोकेटेड है पिछले हफ्ते। सो आई वॉन्ट यू टू गो एंड रिवाइज करना है उसको। अगर आप इन सारी कंट्रीज को नेम नहीं कर पा रहे हो, ये बताइए आपको, ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है, ये कौन सा देश है? चिले है। अब आपको मुझे बताना ये कौन सा देश है, पैराग्वे है या उरुग्वे है? पैराग्वे है या उरुग्वे है, ये बताओ मुझे आप। इनमें से कौन सा पैराग्वे है और ये कौन सा इरुग्वे है? ये कौन सी कंट्री है? बोलिविया कहाँ पर है? कोलंबिया कहाँ पर है? ठीक है। और फिर आपको बताना मुझे कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं। गयाना तो ये रही, इसके साथ में कौन सी है? सूरिनाम और फ्रेंच गयाना, ये कौन सी कंट्री है? इट इज़ वेनेजुला। तो आपको जो बाकी कंट्रीज़ हैं मुझे बतानी है। अगर आपको नहीं याद तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बात कर रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अब कहानी यहाँ है कि इसमें जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। तो ये स्थापित हुआ था रोम स्टैट्यूट से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स में। अभी बात यह है कि एक बार इसको जब अनाउंस किया गया तो ICC इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू UN, ये उसके इंडिपेंडेंट काम करता है, उससे कोई इसका ऐसा संपर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन ICC को एंडोर्स जरूर करता है जनरल असेंबली कि भाई ठीक है, आपने जो कहा है कुछ लॉजिक की बात कही होगी। लेकिन इसके बावजूद इनकी कोऑपरेशन होती है UN के साथ, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ही एक्शन ले सकते हैं, स्टेट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये स्टेट्स को प्रोसिक्यूट नहीं करते, देश को केवल इंडिविजुअल्स को कर सकते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गयाना के बारे में? बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में भी बिल्कुल सही, थर्ड स्मॉलेस्ट है, ये भी सही। तो करेक्ट आंसर इज डी। इफ यू गो टू सेकंड वन, इनमें से क्या सही है? ये गलत है और ये सही है, तो वन ओनली होगा विच इज द करेक्ट वन। पूछा गया इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा गया, यानी टू ओनली इसका आंसर होगा, विच इज बी। थर्ड क्वेश्चन में आ जाए रियांग ट्राइब के बारे में, येस दे आर इंडो मंगोलाइड, येस दे आर PVTGs, येस दे आर दे कैन ट्रेस देयर ऑरिजिन टू शैन स्टेट। तो ये तीनों होगा, डी इसका आंसर होगा। तो अब इन तीनों के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मिल चुकी है। अब हमने बात किया था पिछले हफ्ते भी, एक बार देख लेते हैं गयाना के बारे में। गयाना में यहाँ एस्क्यूबो रिवर बहती है, वेनेजुला का कब्जा यहाँ तक होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा देश यहाँ तक फैला हुआ है और ये तो हमारे इलाके के ऊपर कब्जा है गयाना का। गयाना इसी चक्कर में इनके साथ एक विवाद यहाँ पर इनका वेनेजुला के साथ है। यहाँ सूरीनाम है, नीचे ब्राज़ील है, ये उनका जो स्टारबुक ब्लॉक है जहाँ पर ऑयल बहुत सारी मात्रा में मिला है, ये उसकी कहानी हो गई। इनका एक विवाद सूरीनाम के साथ भी है जो टिगरी के आसपास है।
तिगरी के आसपास, यहाँ विवाद इनका सुरीनाम के साथ है। इस्क्यूबो रिवर पे विवाद गयाना का वेनेजुला के पास साथ है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी वो इंडियन ओरिजिन के है, 40 से 48% के आसपास। तो इसलिए इंडिया के साथ रिलेशंस लगातार ग्रो हो रहे हैं। इनकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। एटलांटिक ओशन पे इनका कोस्ट लाइन है। नीचे ब्राज़ील, सुरीनाम और वेनेजुला के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आई होप ये ज्योग्राफी तो आपको क्लियर होगी। साउथ अमेरिका आपने रिवाइज किया ही था हमने। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जहां हम जो रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। अब बात आती है पहली कि इजराइल हाल ही में जुड़ा हुआ है एक सीज फायर एग्रीमेंट के लिए। इजराइल का लेबनान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, तो वो लोकेशन हमें वहां पता होनी चाहिए। इजराइल कहां पर है? इधर मेडिटेरेनियन सी है। हमने बार बार इस चीज़ को कवर किया है। यहाँ पर कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। ये जो कंट्री है ये है इजराइल। यहाँ आपको दिख रही है। इजराइल में दो हिस्से हैं। यहाँ पर कौन सी कंट्री है? गाज़ा। नीचे गाज़ा का रीजन है। यहाँ पर ये गाज़ा है। ये कौन सी कंट्री है? वेस्ट बैंक। कंट्री का पैलेस्टाइन का पार्ट है। गाज़ा और प्लस वेस्ट बैंक दोनों मिला के हम कहते हैं कि पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करते हैं। पैलेस्टीन में ये दो ज्योग्राफीज अभी हम एक साथ मान के चलते हैं। जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर कौन सी पार्टी का रूल है? फाता जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है, पर इजराइल का लगभग इनडायरेक्ट कंट्रोल इस रीजन के ऊपर हमेशा बना रहता है। वो कभी भी घुस के यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। गाज़ा में हमास का कब्जा है। यहाँ पर इजराइल की कोई एंट्री नहीं है और हमास को इजराइल एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखता है। इंडिया उसको एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह देखता है। तो गाज़ा में हमास है, वेस्ट बैंक में फाता है। अब यहाँ देखो ये जो इलाका है ये यहाँ इसे कहते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स वो ज्योग्राफी है जो कभी सीरिया की हुआ करती थी, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कर रखा है किसने? इजराइल ने। ये जो है ये है सिनाई पेनिनसुला, जिसके ऊपर अभी इजिप्ट का कब्जा है। इजिप्ट का ही था ये पार्ट। कुछ टाइम तक इसके ऊपर इजराइल का कब्जा भी रहा था। तो गोलन हाइट्स सीरिया में है, फाता वेस्ट बैंक में काम कर रहा है, हमास का कब्जा गाजा के ऊपर है। और ये ऊपर यहाँ पर है लेबनान, जो अब देख सकते हो आधा तो दो तरफ से तो सीरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ इसका इजराइल से बाउंड्री लगती है और इधर मेडिटेरेनियन सी है। अब लेबनान एक ऐसी कंट्री है जिसकी लगातार स्थिति ऐसी रही है कि यहाँ पर बहुत इंटरनल लड़ाइयाँ हुई हैं। तो इसका जो साउथ लेबनान का रीजन है वो खास तौर पे एक ऐसा इलाका है जिसकी बाउंड्री लगती है इजराइल से, नहीं ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। ये साउथ लेबनान हो गया। साउथ लेबनान में एक ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उस ग्रुप का नाम क्या है? हिजबुल्ला। ठीक, हिजबुल्ला साउथ लेबनान में एक्टिव है। तो एक चीज़ तो समझ लो, हिजबुल्ला कहाँ एक्टिव है? साउथ लेबनान में। हमास कहाँ एक्टिव है? गाज़ा में। ठीक है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? अभी तक कोई खास कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों की दुश्मनी एक ही देश से है, किसके साथ? इजराइल के साथ। अब देखिए, गाज़ा ने जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर, दुनिया में कोई देश खुल के गाज़ा के इस बात के समर्थन नहीं कर रहा था जो उन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, लोगों को अगवा कर लिया था। लेकिन ऊपर यहाँ पर हिजबुल्ला ने रॉकेट फायर करने शुरू कर दिए थे इजराइल के ऊपर कि बहुत अच्छा काम किया, हम भी इजराइल को सजा देंगे। इसके बदले में इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर हमला बोल दिया था। उनके फौजी अंदर घुस गए थे और यहाँ पर काफ़ी समय से एक जंग चल रही है। तो यहाँ जो जंग चल रही है इसकी वजह से नॉर्दर्न इजराइल यानी यहाँ के हिस्सा के लोग भाग के बाहर आ गए हैं और सदर्न लेबनान से भी लोगों को भाग के बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा जंग चल रही है। तो काफ़ी युद्ध के बाद और कई सारे कमांडर जो इनके मारे गए, उसके बाद इनके बीच में एक होता है सीज फायर। अब सीज फायर एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया है कि जो लेबनान में साउथ लेबनान का जो हिस्सा है, यहाँ पर हिजबुल्ला की फोर्सेस पीछे की तरफ जाएंगी और लेबनान की आर्मी यहाँ पर आके गार्ड करेगी। अब आप कहोगे लेबनान की आर्मी कौन सी है? तो लेबनान की आर्मी का नाम है LAF, लेबनान आर्म फोर्सेस। वो अलग है। हिजबुल्ला असल में एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये वहाँ की आर्मी नहीं है, पर ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, 1 लाख से ऊपर रॉकेट कहे जाते हैं इसके पास हैं और ये बहुत पावरफुल है। तो इतने रॉकेट्स आए कहाँ से और क्यों ये हमास का साथ दे रही है? क्योंकि इसको बैक करता है ईरान और हमास को भी बैक करता है ईरान। ईरान आउटसाइड से इन दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इसीलिए हिजबुल्ला ने कहा कि हमास ने जो किया तो हम भी हमला करते हैं। तो यहाँ आपकी समझ की पहली चीज़ ये है कि हमास कहाँ है? गाज़ा में। हिजबुल्ला कहाँ है? लेबनान में। हमास एक सुन्नी ग्रुप है, सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप। हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। फिर भी इसका समर्थन कौन करता है? ईरान। अब हिजबुल्ला कब खड़ा हुआ, इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है ये भी जानते हैं, लेकिन एक बार पहले लेबनान को देख लो। ये लेबनान है ठीक इजराइल के ऊपर। यहाँ हाइफा का इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको दिख रहा होगा, टायरे, सिदोन, बैरत को एक टाइम में पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट भी कहते थे। तो लेबनान में असल में जो उसकी ज्योग्राफी है कुछ ऐसी है, जो उसके कल्चर है कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 3 हिस्सों में ये सोशली डिवाइडेड है। यहाँ पर अराउंड 30% के आसपास क्रिश्चियंस हैं, 30% के आसपास यहाँ पर शिया कम्युनिटीज़ हैं
और 30% सुन्नी कम्युनिटीज़ है। तो यहाँ सालों से, जब तक ओटोमन एम्पायर के अंदर ये हिस्सा था, तब तक यहाँ शांति थी। उसके बाद एक भयंकर सिविल वॉर उठ गई और सालों तक यहाँ सिविल वॉर होती रही। बाद में बड़ी मुश्किल से जाकर यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कोटा सिस्टम है लेबनान में, यानी प्राइम मिनिस्टर एक ग्रुप का बनता है, प्रेसिडेंट एक ग्रुप का बनता है, और लीडर ऑफ यहाँ का पार्लियामेंट एक तीसरे ग्रुप का होता है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। तो तीनों को ऐसे बांट दिया गया है, लेकिन इनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो जो सुन्नी ग्रुप्स थे उनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था, जो क्रिश्चियंस थे उनको आपको फ्रांस और इंग्लैंड सपोर्ट करते थे। बेचारे शियास का कोई समर्थक नहीं था यहाँ पर, शिया बेचारे बहुत दुखदाई जीवन जी रहे थे यहाँ। फिर इनको एक दोस्त मिला ईरान, जिसने कहा भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ईरान में 1979 में हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद अयतुल्ला खुमानी वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं हम आपका समर्थन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ समर्थन शुरू किया, किसका? लेबनान में। हिजबुल्लाह को स्थापित ही 1980 में किया था ईरान ने ही। तो हिजबुल्लाह यहाँ एक्टिव है। सीरिया में असद की सरकार है, असद खुद एक शिया लीडर है। इराक में भी जो शिया ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं, उसका भी ईरान समर्थन करता है। तो ईरान से लेके इराक, सीरिया, लेबनान, इस पूरे इलाके में एक आर्क ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, जो कि ईरान ने अपनी खड़ी कर रखी है, जो कि इसकी IRGC जो एजेंसी है वो इन सब को रन करती है, इनको पैसे देती है, सपोर्ट करती है। तो हिजबुल्लाह यहाँ पर है, नीचे यमन में यहाँ पर इधर हाउतीज बैठे हुए हैं। हाउतीज भी ईरान IRGC की सपोर्ट से चलते हैं। तो ये पूरी कहानी है कि भाई इसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया यहाँ पर शिया ग्रुप्स के सपोर्ट के लिए। तो शिया ग्रुप्स भी थोड़े से पावरफुल हुए और सिविल वॉर सालों तक चली थी। उसके बाद यहाँ हुआ था एक ऐसा काम जिसमें इस देश में एंट्री कर ली थी कई सारे पड़ोसी देशों ने। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको कैसे पड़ोसी देशों ने इसके ऊपर हमला किया। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है बट आई होप आप समझ जाओगे। लेबनान है ना, सीरिया ने भी यहाँ पर घुस के एक बार हमला कर दिया था। सीरिया चाहता था कि यहाँ पर शिया ग्रुप्स थोड़े से पावरफुल रहें, सुन्नी ग्रुप्स पावरफुल रहें, कहीं से भी क्रिश्चियंस कब्जा ना कर लें। तो ये सब तो चल ही रहा था। और बाद में इजराइल ने भी इनके देश पर हमला कर दिया था। इजराइल ने ये कहा था कि जो ये वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप था उसके लोग आकर साउथ लेबनान में बस गए थे और वो वहाँ से उनके ऊपर हमले करते थे। तो वो भी लेबनान के ऊपर घुस गए थे एक बार, और लगातार ये स्थिति बनी रहती थी कि भाई ये युद्ध की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती थी। तो इसलिए यहाँ पर जब हिजबुल्लाह स्ट्रांग होना शुरू हुआ तो उसने जवाब देना शुरू किया, किसको? इजराइल को। और हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग बन गया कि वो लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। ठीक है, तो साउथ लेबनान में इस इलाके में का जो रीजन है, यहाँ पर हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि यहाँ पर ये लड़ता था इजराइल के साथ। तो 1978 के बाद से ही लगातार हिजबुल्लाह वहाँ पर अपने आप को स्ट्रांगली पुश करता रहा, इजराइल से लड़ता रहा। और क्योंकि इजराइल से लड़ता था, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट यहाँ की कम्युनिटी से मिलती थी, और ये अपने आप को लगातार ईरान के सपोर्ट से स्ट्रांग बनाता चला गया। फिर आता है 2006। उससे पहले यहाँ सिविल वॉर खत्म होती है, एक कॉम्प्रोमाइज़ अलग अलग ग्रुप्स के बीच में निकलता है। लेकिन 2006 में दोबारा इजराइल यहाँ पे हमला करता है और फिर वहाँ पर फिर एक युद्ध होता है हिजबुल्लाह के साथ, और एक UN के रेजोल्यूशन पास होता है जिसकी वजह से यहाँ पर UN की फोर्सेस, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस लेबनान स्टैब्लिश होती है। ठीक है, हिजबुल्लाह को और इनके बीच में युद्ध को रोकने के लिए। तो पहले मैंने आपको बोला था इजराइल ने एक बार 1978 में लेबनान में हमला करके यहाँ पर एंट्री की थी। तो इनको दोबारा से इस वॉर को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कहा था भाई गलत बात है, इतनी सारी युद्ध नहीं होनी चाहिए, हम अपनी एक इंटरिम फोर्स यहाँ भेजेंगे ताकि यहाँ पर पीस बना रहे। तो 1978 में भी यहाँ UNIFIL भेजा गया था कि यहाँ पे शांति बनाए रखेगा। लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, और साउथ लेबनान में ना ही लेबनान की आर्मी और ना ही UNIFIL की फोर्सेस कोई पावर में नहीं थी। पावर में कोई था तो हिजबुल्लाह था। और 2006 में इसने बहुत तगड़े तरीके से इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी, उनको बहुत हद तक बाहर भेजने में कामयाब रहा था, तो इसकी वाहवाही हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर फिर एक टेम्पररी लाइन बनाया था कि भाई आप लोगों में युद्ध नहीं होना चाहिए, कि इजराइल फोर्स लेबनान से बाहर निकलेंगे। तो उसी के तहत 2006 की वॉर के बाद ब्लू लाइन वहाँ पर थी, जिसको कहा गया था ब्लू लाइन जो है वो एक बाउंड्री है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। ये ब्लू लाइन डिसाइड हुई थी UN रेजोल्यूशन 1701 से। ठीक है, और ये ब्लू लाइन जो होती है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कौन सी है ब्लू लाइन। ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रही है ब्लू लाइन है, यहाँ पर रिवर लितानी। ठीक है, डिमार्केशन लाइन है, ये ब्लू लाइन है बिटवीन लेबनीज एंड इजरायली फोर्सेस। ये जो है ये ब्लू लाइन है। ठीक है, इसे साउथ लेबनान कहते हैं। ये नॉर्मली ये सिस्टम हुआ करता था। अभी जो कहानी हुई है, अभी क्या कहानी है, अभी जो सीज फायर हुआ है उसमें लेबनान ने कहा है कि लितानी रिवर के पीछे वो लोग चले जाएंगे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारी फोर्सेस और हमारे हथियार लितानी रिवर के पीछे हम चले जाएंगे। लितानी रिवर के आगे जो गार्ड करेगा वो होगा लेबनीज आर्म फोर्सेस,
और इसराइल की फोर्सेस भी यहाँ ब्लू लाइन से पीछे खींच जाएंगे। तो इसराइल भी वापस चला जाएगा, हिजबुल्लाह भी रिवर के पीछे चला जाएगा। यहाँ पर लेबनीज आर्म फोर्सेस अपने आप को रिक्वायर करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए लितानी रिवर कहाँ पर है, तो लेबनन में। आपसे पूछा जाए बेका वैली कहाँ पर है, तो लेबनन में। लेबनन माउंटेन्स तो लेबनन पता ही है आपको। त्रिपोली कहाँ पर है, तो लेबनन में। बैरेट कहाँ पर है, तो लेबनन में, इसकी राजधानी है बैरेट। ब्लू लाइन किससे जुड़ी हुई है, तो लेबनन से जुड़ी हुई है। रेजोल्यूशन 1701 किससे जुड़ा हुआ है, तो लेबनन से जुड़ा हुआ है। UNIFIL किससे जुड़ा हुआ है, तो ब्लू लाइन को इंश्योर करने के लिए लेबनन में थे। ठीक है, तो 1701 ये सब किससे किससे जुड़ा हुआ है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। और इन्हीं के बीच में जो सिविल वॉर हो रही थी, इसे रोकने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ताइफ अकॉर्ड सेट किए गए थे। ताइफ अकॉर्ड, तो ताइफ अकॉर्ड किससे जुड़े हुए हैं, लेबनन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। लितानी रिवर कहाँ पर है, साउथ लेबनन में है। तो ये अभी दोबारा, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में आई हैं लेबनन को लेकर कि भाई लितानी रिवर के नॉर्थ में चली जाएगी हिजबुल्लाह की फोर्सेस, और लेबनन आर्म फोर्सेस जो है बाकी इलाके को गार्ड करेगी, और जो इजराइल की आर्मी है जो अंदर घुसी थी वापस आ जाएगी ब्लू लाइन से पीछे, जो इनकी बाउंड्री है। तो ये सीज फायर एग्रीमेंट अभी हुआ है। तो जोग्राफिकली लेबनन कहाँ है, क्या पॉलिटिक्स है, हिजबुल्लाह किससे जुड़ा हुआ है, बाका वैली कहाँ पर है, हिजबुल्लाह किस तरह है, और हिजबुल्लाह इतना ज़रा पावरफुल है यहाँ कि उनकी आर्मी से ज़्यादा है ये शक्तिशाली, और ये लगातार रॉकेट्स भी फायर करता रहा था। 2006 में तो तबाही मचा दी थी इसने इसराइल की फौज के खिलाफ। लेबनन में लड़ने के अलावा हिजबुल्लाह सीरिया में जाकर सिविल वॉर में भी लड़ता था। जो यहाँ पर अभी असद की गवर्नमेंट है वो इसलिए रह पाई क्योंकि हिजबुल्लाह ने जाके वहाँ पर कई सालों तक लड़ाई लड़ी थी। तो हिजबुल्लाह इसलिए बैटल लड़ने में माहिर एक ग्रुप माना जाता है। लेकिन इसराइल ने इनके सारे लीडरों को मौत के घाट उतार दिया। इसी चक्कर में हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वरना हिजबुल्लाह एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेड ग्रुप है। इंडिया इसको टेररिस्ट नहीं मानता, केवल इसको इसराइल टेररिस्ट मानता है, अगर हम इंडिया इसराइल की बात करें तो। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साइबेरियन क्रेक सुकपाक की। सुकपाक एक साइबेरियन क्रेन है जो कि राजस्थान में अराइव हुआ है। इसे ग्रुस विर्गो भी कहते हैं। अब सवाल ये, इसका माइग्रेशन पाथ क्या है। नॉर्मली हिमालयन वैली से आता है। कुछ जैसे क्रेन सुकपाक होते हैं रिवर्स माइग्रेशन करते हैं, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होके। ठीक है, इसे इंडिया में कुंज या कुर्जा भी कहते हैं। राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। इनकी जो सारस क्रेन्स वगैरह होती है, इनकी ब्रीडिंग साइट यहाँ होती है। इस तरह ये लोग जाते हैं। ठीक है, ये इनकी आप कह सकते हो रूट होता है इनका। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर हमने थोड़ा देख लिया, न्यूज़ में था। अगला टॉपिक है आरबीआई और मालदीव्स के बारे में। आरबीआई और मालदीव्स ने बोला कि हम एक लोकल करेंसी पे एक पैक्ट करेंगे, जिसके तहत इंडियन जो करेंसीज हैं रुपीस, इसमें और मालदीवियन रुपया में एक्सचेंज किया जाएगा, ताकि ट्रांजैक्शन लोकल करेंसी में हो। जब लोकल करेंसी में सेटलमेंट होती है तो आपको US डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली क्या है ना, कोई भी अगर आपको किसी देश से सामान इंपोर्ट करना है, मान लो मालदीव्स इंडिया से मान लो बिस्किट खरीद रहा है, तो जो बिस्किट इंडिया से बेचे जाएंगे मालदीव्स में, तो मालदीव्स को देना पड़ेगा US डॉलर्स। वो US डॉलर्स देगा तो इंडिया उनको बिस्किट देगा। जो इंडिया को डॉलर्स मिले, उस डॉलर से इंडिया चाहे तो ऑयल खरीद लेगा, जो ऑयल वो सऊदी अरबिया से खरीदे या रशिया से खरीदे। खैर रशिया को हटा दो, किसी भी और देश से खरीदे। तो क्योंकि दुनिया में डॉलर इज़ द ग्लोबल करेंसी, इसलिए डॉलर में ही डील की जाती है। क्योंकि इंडिया मान लो इनको बिस्किट बेच रहा है और इंडिया को रुपया देंगे, रुपया मालदीव का रुपया, तो वो रुपया कहाँ चलेगा, कहीं चलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इस डॉलर के चक्कर में आप इनके पास डॉलर अगर नहीं होगा मालदीव के पास, तो बेचारे खरीद ही नहीं सकते इंडिया से कुछ। तो इसलिए लोकल करेंसी में सेटलमेंट होती है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क ना रहे। और इसीलिए इंडियन के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है, ट्रेड ट्रांजैक्शन को अपनी करेंसी में करने के लिए। ऐसा कुछ इन्होंने UAE के साथ भी शुरू किया था, रशिया भी इसमें डील कर रहा था इंडिया के साथ। तो पहली बात, मालदीव्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर है मालदीव्स, बिल्कुल नीचे माले। बार बार न्यूज़ में रहता है ये देश, क्योंकि चाइना के बहुत करीब जा चुका है और इंडिया के बारे में बहुत सी बातें इनके राष्ट्रपति कर रहे थे, पर जब इंडिया आए तो उनकी बातें बदल गई। तो एक बार मालदीव्स की ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ये मालदीव्स है, माले इनकी राजधानी है, माले अटोल और थिलादुमती और मिलंदुमुल्लू जो है इनकी इंपॉर्टेंट अटोल्स हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इंटरफेरेंस बढ़ गया था। मालदीव की लोकेशन क्या है वो हमने देख लिया। अब देखिए, आज हमने लोकेशन से ज़्यादा ना थोड़ी पॉलिटिक्स डिस्कस करी है, बट आई थिंक इट वाज नेसेसरी टू नो कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नाइजीरिया। नाइजीरिया का क्वेश्चन इसलिए आया है कि नाइजीरिया का जो सेकंड बिगेस्ट ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। तो नाइजीरिया के बारे में क्वेश्चन तो बनता है। नाइजीरिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, इट्स अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। इक्वेटर passes through Nigeria. It is part of Sahara Desert.
इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? 1 and 2, 2 only, 3 and 4, 1 and 4। अब देखो नाइजीरिया की बात जब आती है तो अफ्रीका का कोस्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है। ऊपर कुछ आपका जो रीजन है ये आ जाएगा, कौन से रीजन है क्लाइमेटिक जोन्स में? मेडिटेरेनियन, इधर का रीजन आ जाएगा आपका सहेल सहारा का रीजन, ठीक है। सहारा के बाद यहाँ आपका कुछ हिस्सा आएगा सहेल का इसके नीचे, ठीक है। फिर आप सवाना पे आ जाओगे, कुछ आपका सवाना का रीजन है। फिर आपको सुडनीज ट्रॉपिकल क्लाइमेट का रीजन है, तो सवाना, और यहाँ कुछ आपको ट्रॉपिकल रीजन भी मिलेंगे। तो वो सब जो क्लाइमेटिक कंट्रीज़ हैं वो कौन सी आपको याद होनी चाहिए, अलग अलग कोस्ट पे कौन सी कंट्री वो याद होनी चाहिए। अगर यहाँ देखें तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज़ हमेशा जब भी आप अफ्रीका को देखो तो आपको एज अ मार्कर ले लेनी चाहिए, जिसको आपको याद करना आसान रहेगा। वहाँ से आप अपने रेफरेंस पॉइंट बनाओगे। जैसे ये कंट्री कौन सी है? साउथ अफ्रीका, ईजी है याद करना। ये है मेडागास्कर, ये है इजिप्ट यहाँ ऊपर में, और ये है सोमालिया। इतना पता है तो आप आसपास की कंट्री इजीली बता पाओगे। सोमालिया के ऊपर जाओगे तो ईशिया मिलेगा आपको, जिबूटी मिलेगी। उसके ऊपर जाओगे तो आपको फिर इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इथोपिया मिलेगा जो एक लैंड लॉक कंट्री है। मेडागास्कर के ठीक अपोजिट आपको मिलेगा तंजानिया, ठीक, तंजानिया इसके ऊपर है। यहाँ ठीक सामने इसके मिलेगा आपको मेडागास्कर के मोज़ेम्बिक, ऊपर तंजानिया, फिर सोमालिया, इसके नीचे कीनिया, नीचे साउथ अफ्रीका में 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, स्वाजीलैंड और लेसोतो। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हो। इस पूरे कोस्ट लाइन को तो हमने डिटेल में याद किया था, नाइल की रिवर कहाँ कहाँ से बहती है, क्या क्या कंट्रीज उसके पार्ट हैं, वो सब डिस्कस किया था। मेजर हमने यहाँ पर लोकेशंस भी याद की थी। अभी क्वेश्चन आया है नाइजीरिया पर। नाइजीरिया इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इस तरफ है नाइजीरिया। यानी अगर हम मैप में देखें तो यहाँ आपको नाइजीरिया दिखेगा बिल्कुल नीचे की तरफ, दिस इज योर नाइजीरिया। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर है, कोस्टल कंट्री है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत हो गया, इट इज़ नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। इज इट द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका? येस इट इज़। बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। इक्वेटर यहाँ से पास नहीं करता है, नाइजीरिया सहारा डेजर्ट का भी पार्ट नहीं है। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे मेरा सवाल है कि जब अभी आप देखो तो विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? कमेंट बॉक्स में लिखिए विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, ये भी हमने डिस्कस किया है। अब देखिए नाइजीरिया वेस्टर्न कोस्ट पर है। यहाँ पर एक कंट्रीज का ग्रुप है जिसे कहते हैं इकोवास कंट्री। इन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था इकोवास कंट्रीज का, जिसके तहत ये आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। काफ़ी विवाद यहाँ रहा है, खासतौर पे नाइगर, बर्किनो फासो और माली में युद्ध की स्थितियाँ बनी रहती हैं, तख्ता पलट वगैरह होता रहता है, तो बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले कंट्रीज याद करनी है। अगर हम ऊपर से आएँ तो यहाँ पर आएगा आपका ये रीजन है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ठीक नीचे अगर आप आ जाओ तो आपको यहाँ अल्जीरिया दिखेगी, बड़ी सी कंट्री। नीचे आपको मोरक्को, मॉरिशियाना, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सायरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो देखते हैं उनको याद होगा घाना। घाना के साइड में टोगो है, टोगो के पास बेनिंग है, बेनिंग के पास नाइजीरिया है। नाइजीरिया के नीचे कैमरून, अगेन एक फुटबॉल कंट्री। फिर आ जाओ नीचे इक्वेटोरियल गिनी, देन यू गेट गबॉन, देन यू गेट कॉन्गो एंड DR कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ट्राई टू रिमेंबर कि भाई जैसे मैंने आपको बताया ना मेडागास्कर के ठीक उल्टा कौन सा है, तो मोज़ेम्बिक है। मोज़ेम्बिक के ऊपर कौन सा? तंजानिया है। नीचे साउथ अफ्रीका है, इसके ऊपर कीनिया है, यहाँ आपको सोमालिया है, सोमालिया के ऊपर जिबूटी, जिबूटी के ऊपर इरिट्रिया, इरिट्रिया के ऊपर सूडान, सूडान के ऊपर इजिप्ट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे आपको याद दिलाया कि भाई रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। इस साइड आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? नाइजीरिया, बिल्कुल कोस्ट के पास है नाइजीरिया, एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ मॉरिशियाना है, इसके नीचे सेनेगल है। इस तरह आप इसको याद करो। अगर आप इसको याद करोगे, इकोवॉस कंट्री कहाँ पर है, इकोवॉस का ग्रुप कहाँ पर एक्टिव है? वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो याद रखो नाइजीरिया कहाँ पर है। इज इट अ लैंड लॉक कंट्री? नो इट इज़ नॉट। एक कोस्टल इंपॉर्टेंट टाउन भी यहाँ पर है। तो ये हो गया नाइजीरिया की बात। अब आते हैं एक एक करके डिस्कशन के ऊपर कि क्वेश्चन आपको कैसे समझना है। जब टॉपिक पढ़ो तो इतने डायमेंशन पता होने चाहिए कि देश कहाँ पर है, जिस सिटी की बात हो रही है क्या मुझे उसकी लोकेशन पता है, किस देश में है, किस तरह की ज्योग्राफी है, मुझे पता है या नहीं, ये आपको पता होना ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले स्टेट टॉपिक के साथ। ईरान टू लॉन्च एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स इन रिस्पॉन्स टू UN न्यूक्लियर वॉचडॉग सेंसर। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, आप यूरेनियम को एनरिच करके उससे फ्यूल बनाते हो, यानी आप उससे बिजली पैदा करते हो। लेकिन जो यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है वो कितना ज़्यादा एनरिच होगा, ये बताने में कामयाब है कि आप क्या बनाना चाहते हो। अगर आपको यूरेनियम को एनरिच करना है, जैसे आप U-235 का इस्तेमाल करते हो, यूरेनियम 235 जो नेचुरल यूरेनियम है, इसको लेके आते हो। इससे अगर आपको फ्यूल बनाना है पावर रिएक्टर्स के लिए, तो आप इसको कंसनट्रेट करोगे 2 से लेके 5% तक, ठीक है। ये यूज़ करने के बाद आप इससे क्या करोगे, एनरिच और करोगे, तो आप
लो एनरिच यूरेनियम बनाओगे, अराउंड 20% से नीचे ही नीचे एनरिच करना होता है। इससे आप कॉमर्शियल पावर रिएक्टर में ले जाकर इससे आप क्या करोगे, बिजली उत्पन्न करोगे। लेकिन अगर किसी देश को हथियार बनाने हैं तो जो चीज़ 2 से 8% में भी बिजली बन जाती है। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं तो ये 235 को आपको 20% से क्या 80-90% तक एनरिच करना पड़ता है। जब आप इतना एनरिच कर लोगे तो आप वेपन बना पाओगे। और कुछ यही करने की कोशिश लगातार वो कंट्रीज करती हैं जो इसका वेपनाइजेशन करना चाहती हैं। और ईरान के आरोप लगा है उसके ऊपर कि वो लगातार यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। इससे पहले कुछ सालों पहले ईरान के ऊपर जब आरोप लगे थे, ईरान ये कंट्री है, ईरान के ऊपर पहले आरोप लगे थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम रन कर रहा है। इसके पास जितनी भी इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट रिएक्टर हैं, उन जगहों पर ये इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहा है जिससे वेपन्स बना सके। खासतौर पे इजराइल और सऊदी अरब ने इसका सख्त विरोध किया था। तो इन्होंने यूएसए, ओबामा के टाइम में इन्होंने यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत बोला गया था कि ईरान के जो ऐसे रिएक्टर हैं जिन पे शक है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी में, उनको बदल देंगे। कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है उसको रोक दिया जाएगा और बदले में ईरान को पैसे दिए गए, इसके ऊपर से सैंक्शन हटाया गया। लेकिन बाद में आरोप लगने लग गए कि भाई नहीं, ये अभी तक इसमें इन्वॉल्व है, वेपन्स बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने अपने आप को इस डील से बाहर खींच लिया था। तो उसके बाद से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जो नाम है ना वो याद रखिए, दोबारा न्यूज़ में कहाँ कहाँ पर इनके रिसर्च रिएक्टर्स थे। एक बुनाब में, एक रामसार के पास तेहरान में। लेकिन जो इनकी न्यूक्लियर साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अराक, फोर्दो, नतान्ज, इस्फहान, बुशेहर, ये नाम बार बार आप सुनोगे। इस्फहान वो जगह है जिसके ऊपर हाल में इसराइल ने भी टारगेट किया था रॉकेट दागने के साथ, और यहाँ पे ईरान ने यहाँ से कुछ रॉकेट भी फायर किए थे इसराइल के ऊपर। तो फोर्डो, नतान्ज, अराक, इस्फहान का नाम अगर पूछा जाए तो किस देश का पार्ट है ये? दीज आर प्लेसेस इन ईरान जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं। तो इन साइट्स के ऊपर दोबारा देखा गया कि कार्रवाई तेज हो गई है। ईरान यहाँ पर फिर चीज़ें डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो अगर अराक के बारे में पूछा जाए, नतान्ज के बारे में पूछा जाए, फोर्डो के बारे में पूछा जाए, तो ये न्यूक्लियर साइट्स हैं जो ईरान में है। और आरोप ये है यूएस और वेस्ट का कि इन साइट्स के ऊपर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करना चाहता है। अब से रामसार साइट के बारे में तो आपको पता ही है, ये तो बहुत ग्लोबल चीज़ है। तेहरान को तो जानते ही होगे आप, इनकी राजधानी है। लेकिन अराक, फोर्डो, नानसान, इस्फहान और बुशेहर के बारे में बोला जाए तो याद रखिए वो कहाँ पर है, ईरान में है। इनकी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं। इसके अलावा कुछ और साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जाहिदान वो इलाका है जहाँ से आप एंटर करते हो अफगानिस्तान में, जहाँ तक इंडिया ने भी रोड बिल्ड किया था। यहाँ है बंदर अब्बास का इंपॉर्टेंट पोर्ट, इसके पास यहाँ पर इंडिया बना रहा है और ऑलमोस्ट बन चुका है चाबहार का पोर्ट, जिसको अब इंडिया ऑपरेट भी कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स ईरान की है। तो ईरान की लोकेशन आपको पता लग गई, क्या कहानी है वो पता लग गया, न्यूक्लियर रिएक्टर का थोड़ा बहुत खेल पता लग गया आपको। अब थोड़ी सी ना ईरान की ज्योग्राफी भी देख ही लो, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं कहाँ कहाँ पर है वो हमने देख लिया। नतान्ज हो गया, इस्फहान हो गया, ठीक है, ये नतांग है, वही बात है। उस मैप में ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, नतांग, इस्फहान, फोर्दो खासतौर पे न्यूज़ में था। तो फोर्दो, नतान्ज, इस्फहान यहाँ पर ऊपर वाला, ठीक है। इनके ऊपर लगातार अटैक्स भी होते रहते हैं, न्यूक्लियर अटैक, कभी साइबर अटैक्स। न्यूक्लियर अटैक की संभावना इनसे है, सऊदी अरेबिया और इसराइल को खतरा है, इसलिए इसराइल बार बार यहाँ पर क्या करता है, अक्सर साइबर अटैक करता है। एक बहुत खतरनाक साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनके कई सारे रिएक्टरों ने तो काम भी करना बंद कर दिया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसराइल के उस स्ट्रॉन्ग साइबर अटैक का नाम क्या था जिसने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट किया था? बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ज़रा इसकी ज्योग्राफी देख लो। ईरान के ऊपर अल्बरोज माउंटेन्स है, इधर वेस्टर्न जैग्रोज माउंटेन है, यहाँ पर सदर्न जैग्रोज माउंटेन है, इसलिए इस पर एंटर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ईरान को पेनिट्रेट करके बाय लैंड घुसना उसके अंदर बहुत मुश्किल काम है। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो इलाका है, यहाँ सिस्तान बलूचिस्तान का रीजन है, बलूच ट्राइब्स यहाँ भी रहती हैं। इट इज़ लाइक बलूच रीजन, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी इनका विवाद हुआ था। ईरान से अगर आप आगे बढ़ते हो आपको इराक मिलेगा, इराक से आगे बढ़ते हो यहाँ आपको सीरिया मिलेगा, सीरिया से आगे बढ़ोगे नीचे लेबनान है, ठीक है, ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये इराक है, ये जॉर्डन है, ठीक है, ये इज़राइल, यहाँ पर है गाज़ा, इज़राइल, वेस्ट बैंक, ये वाला हिस्सा जॉर्डन है ये कंट्री का, सऊदी अरेबिया। तो ये कंट्रीज, और ये सारी कंट्री जो है ईरान से लेके इराक, इराक से सीरिया और सीरिया से लेबनान, ये पूरा इलाका जो है ये वाइट में जो कैसे कहते हैं आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ये ईरानियन आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है। ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर
शिया कंट्रीज का डोमिनेंस है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इराक में भी शिया की संख्या अच्छी खासी है, अभी शियाज का कंट्रोल है इराक के ऊपर। सीरिया में असद अल बशर जो रूल कर रहे हैं वो भी एक शिया है, तो उनका भी डोमिनेंस सीरिया के ऊपर है। और लेबनान में जहाँ पे क्रिश्चियन शिया सुन्नी बराबर मात्रा में है, वहाँ पर हिजबुल्ला जो ग्रुप है उसका भी डोमिनेंस है, जो अगेन ईरान जिसको सपोर्ट करता है। तो ये पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आपको इस तरह से लोकेशंस इंपॉर्टेंट जगह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ईरान का तो आइडिया हो गया आपको क्या होता है एनरिचमेंट। न्यूक्लियर साइट्स के साथ इनका एग्रीमेंट कौन सा हुआ था? इनका एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, जिसमें P5+1 इन ईरान था, अमेरिका था, EU था। बाद में इसमें अमेरिका ने हाथ खींच लिए, अब ईरान कह रहा है हम भी नहीं मानते आपकी बात, साइड हटो। तो ये चीज़ें हैं। एल्बरोज माउंटेन, जैग्रोज माउंटेन पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ कहाँ पर है? तो ये रहा पर्शियन गल्फ नीचे। यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से एक चोक पॉइंट है ये, ठीक। तो ये पूरी कहानी है किसकी? इस पूरे इलाके की। आई होप क्लियर हो गया। ऊपर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी नीचे पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में ईरान का स्टेट है, ठीक है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर आप जाओगे तो आपका सेंट्रल एशिया का रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ईरान एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है जो वेस्ट एशिया को जोड़ता है। तो विवाद यहाँ से उठा। अब एक दूसरा आर्टिकल जो न्यूज़ में वो ये था कि अचानक से रशिया के ऊपर बड़ी सारी मिसाइल से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन ने। क्योंकि देखिए हुआ ये है कि रशिया ने बोला हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अब बदल रहे हैं, हम भी देख लेंगे कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो वो छोटे मोटे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से शायद कतराएंगे नहीं, ऐसा संदेश पुतिन वहाँ दे रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि हाल ही में रशिया के ऊपर बहुत सारे यूक्रेन ने मिसाइल अटैक स्टार्ट कर दिए, और ये मिसाइल आए हैं कहाँ से? यूके से। और इन मिसाइल का नाम है स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो यूके की मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक किया है, जो एक मिसाइल $1 मिलियन की आती है। उसके अलावा यूएसए से भी इन्हें मिसाइल मिल रही हैं, यूएसए से लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल रही है जिससे इन्होंने रशिया के ऊपर हमला किया है, जिनका नाम है ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। तो इन दोनों से रशिया के ऊपर हमला किया गया है। अब अचानक ये हमला हुआ क्यों? क्योंकि यूएस में ट्रम्प साहब जीत के आ चुके हैं। अब बाकी पार्टियों को लग रहा है कि ट्रम्प के संबंध पुतिन के साथ अच्छे हैं, तो कल को पता नहीं रिश्ता नॉर्मलाइज ना कर लें और कहीं ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको आत्मसमर्पण ना करना पड़े, उनको वहीं पर जहां पर भी जो चीज़ें हैं उसको मिनिमाइज ना करना पड़े। तो जो चीज़ें न्यूज़ में है वो है स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो यूके की हैं, ठीक है, और ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो कि अमेरिका ने प्रोवाइड किया लॉन्ग रेंज। ये जो स्टॉर्म शैडो है ये 250 किलोमीटर की रेंज होती है इनकी, और $1 मिलियन का एक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है, टारगेट कर सकते हैं किसी भी बंकर को, कितना भी आप उसको छुपा के रखो। तो इससे हमें एक चीज़ देखनी है कि भाई रशिया यूक्रेन कहाँ पर है। ये रहा रशिया, यहाँ पर यूक्रेन है। अब देखिए यूक्रेन का ये रीजन जो है ये है क्रीमिया। क्रीमिया के ऊपर 2014 में ही रशिया कब्जा कर चुका है, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल। अब यहाँ जो ऊपर का रीजन है ये है डोनबास्क या डोनास्क किसे कह सकते हो, डोनबास्क का रीजन। इस रीजन के ऊपर ऑलरेडी रशिया का कब्जा है। यहाँ पर है बेलारूस जो ऐसी कंट्री है जो रशिया के समर्थक है। इसके अलावा बाकी जितनी कंट्रीज यहाँ आसपास हैं वो सारी वेस्ट के ग्रुप के पार्ट हैं, सारा नेटो के मेंबर बन गए हैं, सारे वेस्ट के सपोर्टर हैं। तो रशिया के आसपास नेटो कंट्रीज को अगर आप देखो तो फिनलैंड, स्वीडन, इन दोनों कंट्रीज ने हाल में ही EU को ज्वाइन किया है। इसके अलावा इस्टोनिया, लाटविया, लुथिनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सारी की सारी नेटो की कंट्रीज है। और नेटो की कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री अगर नेटो के ऊपर, किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ये सब कंट्री मानेंगे कि उनके ऊपर ही अटैक हुआ है। यूक्रेन भी वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इनको उसने रोक दिया। तो यहाँ यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस है, यहाँ रशिया है। अचानक से यूक्रेन ने इनके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिया। अब स्थिति कुछ ऐसी है, कुछ नाम देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। जैसे मैंने डोनबास्क और लुहांस्क, ये डोनबास्क का रीजन है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ये लुहांस्क का रीजन है, ठीक है। इन रीजन्स के ऊपर ऑलरेडी अभी रशिया का कंट्रोल है, ठीक है, ये रशियन कंट्रोल में है। मैरियोपोल, ये पूरा इलाका खैरासन वाला, यहाँ आसपास सबकी तरफ किसका कंट्रोल है? रशिया का कंट्रोल हो चुका है। लेकिन यहाँ एक रीजन है जिसके ऊपर ये टेरिटरी देख रहे हैं, रशिया की टेरिटरी है जिसके ऊपर अचानक से कब्जा कर लिया था यूक्रेन ने। तो अब यूक्रेन वहां पर अपने आप को और तेजी से अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये दिखा रही हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला था। अगर ट्रम्प जीत के आए हैं तो शायद चेंजेस हो जाए, पर अब
हमला बढ़ाने की तैयारी कर दी है यूक्रेन ने, और इसी के जवाब में रशिया ने भी कहा कि हम भी नहीं छोड़ने वाले। अब एक नाम यहाँ पर और याद कर लीजिए, कुर्स्क। कुर्स्क वो रीजन है जो रशिया का रीजन है, इसे यहाँ आपको दिख रहा है रीजन, कुर्स्क रीजन रशिया का रीजन है जिसके ऊपर यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है। तो देखो अब थोड़ा सा तो इन्होंने भी कब्जा किया, बाकी तो रशिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये कहानी यहाँ भी हो रही है क्योंकि ये अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से नेटो हमारे आसपास एक्सटेंड कर रहा है उसका मतलब ये है कि हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है, अब हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नेटो मेंबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो यूएसए इनको प्रोवाइड करता है। तो ये नेटो मेंबरशिप जिस तरह से बढ़ रही है वो इनके लिए खतरे की घंटी है। तो इसीलिए अब देखिए रशिया के फ्रंटियर में फिनलैंड हो, एस्टोनिया, लाटविया, लुथियाना, पोलैंड, इन सब के पास अब एक तरह से वेस्ट के सारे ग्रुप के पार्ट बन चुके हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बढ़ता दिख रहा है। तो याद रखिए नेटो और ईयू इनका खेल आपको पता होना चाहिए। अब एक बार ये हमने कर लिया डिस्कस, अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। 19th G20 समिट। G20 की समिट इस बार कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुई है। ब्राजील में पहली बार G20 की समिट हुई थी। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ब्राजील होस्ट कंट्री थी। रियो द जनवरी में 19 मेंबर कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन पहुंचे थे। याद रखिए अफ्रीकन यूनियन जब इंडिया में हुआ था तभी वो इसके मेंबर बन गए थे, इससे पहले इंडिया में हुई थी G20 की मीटिंग। तो 3 प्रायोरिटी रखी है, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। अपना काम क्या है कि पहले ये पहचानना कि भाई रियो जगह है कहाँ पर। तो रियो है ब्राजील में। ब्राजील साउथ अमेरिका की कंट्री है। साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज को पहचानना बहुत आसान है। अगर साउथ अफ्रीका को पहचानना है तो उनकी पूंछ से शुरू करो। सबसे नीचे एक मिर्ची की तरह कंट्री है जिसका नाम है चिले। चिले के साथ सामने है अर्जेंटीना, फुटबॉल की महान कंट्री। और अर्जेंटीना और ब्राजील 2 प्राइमरी दुश्मन कंट्रीज फुटबॉल के मामले में आमने सामने हैं। दिस इज ब्राजील, बड़ी सी कंट्री, यहाँ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साइड में चिले है। अब ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में एक छोटी सी कंट्री बाहर निकली हुई है, इसका नाम है उरुग्वे। ये भी एक बड़ी भयंकर फुटबॉल खेलने वाली कंट्री है। उरुग्वे के ठीक ऊपर अगर आपको बोला जाए ना कि साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कितनी है तो बहुत कम है। मुख्य रूप से 2 ही लैंडलॉक कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक है पैराग्वे, उरुग्वे पैराग्वे, इसे याद रखना पैराग्वे, और एक है बोलीविया। ठीक है, ठीक। तो आपको ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, चिले, ये सब तो याद रहेगा। अब आते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक कंट्री है पेरू। पेरू के ऊपर आपको इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गयाना। तो जब भी आप देखो तो अगर आपको मैं बोलूँ साउथ अमेरिका की कंट्रीज बताओ तो आप शुरू करोगे ऊपर से वेनेजुला, इधर कोलंबिया, इधर गयाना के साइड में सुरिनाम के साइड में फ्रेंच गयाना, इधर आपको आ गया ब्राज़ील के नीचे आ गया समुद्र की तरफ उरुग्वे, लैंडलॉक पैराग्वे, अर्जेंटीना, इधर चिले से ऊपर आते हैं पेरू, एक लैंडलॉक कंट्री बोलीविया, पेरू के ऊपर एक छोटी सी कंट्री इक्वेडोर। तो इस तरह ये पूरी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हमें याद हो गई। अब इसमें ये कंट्री है ब्राज़ील जहाँ पर G20 की समिट हुई है। इसमें कहाँ पर समिट हुई है? तो रियो में समिट हुई है। तो ब्राज़ील में कुछ इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट इस साइड है, ये पूरा रीजन अमेजॉन का है। यहीं पर आपको ब्राज़ीलियन हाईलैंड मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा ब्राज़ील का गयाना हाईलैंड्स। तो ये वो इलाका है जिसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, ब्राज़ील में रियो में अभी G20 की समिट हुई है, इससे पहले इंडिया में हुई थी। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ पर है साउथ अमेरिका की समझ लीजिए। साउथ अमेरिका में भी और कुछ पढ़ेंगे हम। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे। तो उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक मीटिंग और हुई है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर। साथ बाय साइड इंडिया ने उनके साथ एक मीटिंग भी कर ली। तो यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में और ज़्यादा ट्रेड बढ़े, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह का हो जाए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखो भाई, पहचानना बहुत आसान है। एक बिल्कुल अभी यहाँ पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये ऑस्ट्रेलिया है। इनकी जनसंख्या मैक्सिमम जो है या तो इधर रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर कहीं रहती है। मैक्सिमम इनकी जनसंख्या सारी की सारी इस एरिया में ही रहती है, या इधर थोड़ी बहुत इधर रहती है। बाकी ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खाली ही पड़ा रहता है, थोड़ी जनसंख्या यहाँ रहती है, बाकी पूरा कॉन्टिनेंट खाली रहता है। तो यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे तस्मानिया का रीजन है, होबार्ट। यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिख रही होगी, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक, ऊपर पेपा न्यू गिनी और फिर आपका ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, वो सारे रीजन आते हैं। यहाँ पर नीचे आपको न्यूजीलैंड मिलेगा इसके नीचे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मैप में डिटेल में भी करने लायक कुछ है नहीं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ और बड़ी आती है तो हम ऑस्ट्रेलिया को स्पेसिफिकली करेंगे डिटेल में, जैसे हमने भी ब्राज़ील को भी करना है। और ब्राज़ील का तो पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, साउथ अमेरिका को डिस्कस किया। अब अगला टॉपिक है कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम। इंडियन प्राइम मिनिस्टर गयाना पहुंचे, सुरिनाम भी पहुंचे, जहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया उन कंट्रीज का। और वहां कैरिकॉम की भी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ कैरिकॉम, जो स्थापित हुआ ट्रीटी ऑफ चागुरामा से। ट्रीटी ऑफ चागुरामा 1973 में हुई थी, जिसके तहत एक कैरेबियन कम्युनिटी खड़ी हुई।
कुछ कैरेबियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप। कैरेबियन कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिसको अगर हम मैप में देखें तो ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये जो कंट्रीज़ है ना आपस में, ये अपने आप को कैरेबियन कंट्रीज़ मानती है इस रीजन की। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और इन्होंने अपना एक ग्रुप खड़ा किया जिसको ये कहते हैं कैरिकॉम, यानी कैरेबियन कम्युनिटी। ये स्थापित हुआ था ट्रीटी ऑफ चागुरामास से। तो ये आप आपस में एक कॉमन मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसकी चेयर एंटीग्वा और बैरमुडा के पास है और इसमें 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं ये ज़रा देख लेते हैं। इस ग्रुप में अगर आप 15 मेंबर्स को देखोगे कैरिकॉम में, इंडिया कैरिकॉम समिट भी रिसेंटली हुई, तो ये 15 मेंबर आपको यहाँ दिखेंगे। इसमें बेलिजे है, जमैका है और साउथ अमेरिका से 2 कंट्रीज है मुख्य रूप से, गयाना और सूरीनाम। ठीक है, तो ये होगी इसकी बात। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो कैरिकॉम की बात होगी, 15 मेंबर्स हैं। किस ट्रीटी के साथ साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ चागुरामास। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी पहुंचे, इसकी भी समिट होनी थी। लेकिन उस बीच में प्राइम मिनिस्टर एक और जगह पहुंचे जो है गयाना, और गयाना में उनको मिला सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनका। और इसके अलावा स्वागत हुआ गयाना के साथ, हमने कई सारी नई डील्स भी फाइनल की। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो, गयाना एक ऐसी कंट्री है जिसकी 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल से नीचे रहती है, 1/3। लेकिन यहाँ अचानक मिल गया ऑयल का भंडार। इतना ऑयल का भंडार मिला कि यहाँ 11 बिलियन बैरल ऑयल मिला है। 11 बिलियन बैरल ऑयल, 11 बिलियन बैरल ऑयल यहाँ मिला है। इसका मतलब ये देश दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में से एक बनने वाला है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा पैसा इनके पास हो जाएगा अगर ये उस ऑयल को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर पाए। पर समस्या ये है कि भाई जैसे ही तेल मिलता है दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो गयाना में समस्या ये हो गई, जैसे ही इनको तेल मिला, इनका एक पड़ोसी देश बोलने लग गया भाई आप तो हमारे हो। यानी गयाना का जो देश है, यहाँ इसको आधा आधा बांट के एक कंट्री ने कहा कि भाई यहाँ एक नदी बहती है एस्क्यूबो। वेनेजुला ने बोला आज से 100 साल पहले के आसपास हमारी अंपायर यहाँ तक थी, तो ये आधा गयाना असल में हमारा है और आधा गयाना इनको मिलेगा। तो साथ में जो ऑयल ब्लॉक डिस्कवर हुआ है यहाँ पर, वो पूरा का पूरा ऑयल ब्लॉक्स भी वेनेजुला का हो जाएगा। तो वेनेजुला क्लेम कर रहा है अब आधे गयाना के ऊपर। उनका कहना है यहाँ एक रिवर बहती है एस्क्यूबो, एस्क्यूबो रिवर तक जो इलाका है वो सब वेनेजुला का है, गयाना का कुछ नहीं है। और गयाना कहता नहीं भाई ऐसा कैसे, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मिला है स्टेब्रोइक ब्लॉक। ये स्टेब्रोइक ब्लॉक में ही 11 बिलियन बैरल ऑयल मिलने की संभावना है। तो यहाँ आपस में विवाद इनका बन रहा है। तो इनको चाहिए मिलिट्री सपोर्ट, इनको चाहिए एक ऐसी पार्टनरशिप जो इनसे ऑयल खरीद सके, जो उनको सपोर्ट कर सके। अब भाई इंडिया को क्या लेना देना इससे? इंडिया को चाहिए ऑयल, और ऑयल का इतना बड़ा भंडार यहाँ मिलेगा तो ONGC विदेश या फिर रिलायंस जैसे ग्रुप जो है यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडियन के साथ एग्रीमेंट कर चुका है। अब गयाना की खास बात यह है कि गयाना की जो 48% पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ काम करने गए थे, यहीं बस गए। गयाना वेस्ट इंडीज़ का इलाका है ना ये सारा का सारा। प्लस यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म है। ठीक है, और इंडिया के साथ हमेशा से कल्चरल लिंकेजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। और इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी चिंता है कि मिडिल ईस्ट में तो युद्ध होते रहते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम गयाना से ऑयल वगैरह खरीद सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई एस्क्यूबो रिवर कहाँ पर है, यहाँ पर है साउथ अमेरिका में, गयाना में। और विवाद क्या है? वेनेजुला और गयाना के बीच में आधा का आधा ये रीजन पूरा का पूरा क्लेम कर रहे हैं। ये इतना ही नहीं, यहाँ सूरीनाम भाई ये भी कहती है कि आपका इधर वाला रीजन हमारा, ये हमें दे दो। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है कोरेंटीन्ज रिवर। कोरेंटीन्ज रिवर के आसपास तिगरी ट्रायंगल है, ये पूरा तिगरी पे क्लेम कर रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जो न्यूज़ में है। गयाना एस्क्यूबा का रीजन, तिगरी का रीजन। तिगरी सूरीनाम क्लेम करता है कि गयाना का पार्ट नहीं है, और ये आधा गयाना पूरा का पूरा वेनेजुला क्लेम करने पे तुला हुआ है। और जो ऑयल ब्लॉक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, ऊपर आ जाओ, ये है, क्या नाम बताया था मैंने इसका आपको? स्टारबर्ग ब्लॉक। अब देखो यही मैं इसलिए साउथ अमेरिका आपको कह रहा था ध्यान से करने। ये गयाना है, इसके पास कौन सी कंट्री होगी? वेनेजुला। नीचे सूरीनाम है, उसके नीचे फ्रेंच गयाना है, यहाँ ब्राज़ील है। वेनेजुला के साइड की कंट्रीज बताओ कौन कौन सी है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नीचे पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, बोलिविया। ऊपर आ जाओ कोलंबिया। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने मतलब पूछा, वेनेजुला, यहाँ कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ऑयल का ब्लॉक अभी मिला है ना यहाँ पर, ये जो रीजन है ये आता है गयाना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यानी भारत का नक्शा अगर देख ले, 200 नॉटिकल माइल तक भारत के समुद्र से, भारत की जो कोस्ट है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक कुछ भी समुद्र में अगर मिलता है तो वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी वहाँ जो भी डिस्कवरी होगी वो भारत की कहलाएगी। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाद अगर कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो वो हाई सीज कहलाती है। वहाँ काम करने के लिए आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ता है, तो वो ऑयल आपका नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ ऑयल मिला है, इनको पार्टनरशिप चाहिए, इसलिए इनका प्रयास था कि भारत के साथ काम हो। ठीक है,
तो न्यू रिवर ट्राइंगल, एस्क्यूबो रीजन, एस्क्यूबो रिवर, वेनेजुला कहाँ है, गयाना कहाँ है, गयाना के साथ क्यों भारत के मोदी की प्राइम मिनिस्टर की इतनी बड़ी विजिट हुई 56 साल में पहली बार, इरफान अली खुद उनको रिसीव करने गए जो उनके प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप भी स्टार्ट हुई है, और क्योंकि इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडियन ऑरिजिन की ही रही है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी यहाँ पे फोकस भी किया। और ये जो एनर्जी बूम वहाँ आ रहा है उसको इंडिया को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इंडिया ने इनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड किया जो सर्वेलेंस वगैरह में काम आता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोविजन से। तो इसलिए आप देखोगे गयाना विजिट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के हिसाब से भी, और प्लस जो सेकंड कैरिकॉम इंडिया समिट भी हुई थी उसके मुकाबले में भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 7 पिलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इस रीजन को हम और डेवलप करें, सस्टेनेबिलिटी डेवलप करें। तो कैरिकॉम के 15 मेंबर्स, गयाना, सुरिनाम, वेनेजुला का डिस्प्यूट, साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज वो हमने डिस्कस कर ली, नाइजीरिया डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फिर एक बार नाइजीरिया के ऊपर, नाइजीरिया की लोकेशन देख लें। अफ्रीका में यहाँ नाइजीरिया है। अब जरा बताओ भाई नाइजीरिया के बाद कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ वाली तो हमारी क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आप फॉलो करें तो आपको पता होगा। इजिप्ट कौन सी कंट्री है? सूडान कौन सी कंट्री है? यूरेशिया, जिबूटी, सोमालिया, मेडागास्कर, मोज़ेम्बिक, तंजानिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका, लसोतो, स्वाजीलैंड। ये कौन सी कंट्री बताओ? ये कौन सी कंट्री ये बताओ? ये कौन सी कंट्री ये बताओ? ये तो नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद कौन सी कंट्री आती है? कैमरून कहाँ पर है? फुटबॉल की 2 कंट्रीज के बारे में बताया था मैंने आपको। गिनी बिसाओ कहाँ पर है? गिनी कहाँ पर है? ये कौन सी कंट्री है? मॉरिशियाना है या क्या है? तो यही ना, आपको लगेगा आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता अगर आप बार बार पढ़ोगे नहीं तो। टोगो कहाँ पर है? बेनिन कहाँ पर है? यहाँ 2 कंट्रीज छोटी छोटी, टोगो, बेनिन, इसमें से कौन सी कंट्रीज हैं? तो ये याद रखिए तो आपको चीज़ें याद रहेगी। और यहाँ पर इकोवॉस का ग्रुप है, ठीक है। तो नाइजीरिया में जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शहर इनका लेगोस का है, जहाँ पर चाइना भी अपना पैर बहुत हद तक पसार चुका है। लेगोस का पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट हारकोट, ये इंपॉर्टेंट है। इसी गल्फ ऑफ गयाना भी इसे कहते हैं, गल्फ ऑफ गिनी भी कहते हैं इसको, ये गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। तो नाइजीरिया का रीजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर अफ्रीकन कंट्री यही है। यहाँ पर हालांकि आइसिस और बोको हरम का बहुत आतंक रहता है। बोको हरम बहुत लोगों की किलिंग्स यहाँ अक्सर करता रहता है, इसलिए काफ़ी कह सकते हैं ये देश भी न्यूज़ में रहता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, तो इस चक्कर में लगातार न्यूज़ में रहता है। तो ये रहा मैप दोबारा। आई विल रिक्वेस्ट यू कि भाई यहाँ से शुरू करो, मोरक्को, सारी की सारी कंट्रीज जितनी हैं उसको मैप में देख के रिवाइज करने का अपने को, ठीक है, ताकि आपको याद रह पाए पेपर के टाइम में भी, ठीक। अब एक आते हैं इंडियन एरिया के पास जिसका नाम है दूधमाराज। दूधमाराज एक जगह है, एक गाँव है जो छत्तीसगढ़ में है, जिसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत चुना है। दुनिया के 20 में से एक है विलेजेस में से। कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास है, बस्तर के डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर लोकेटेड है ये छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है दूधमाराज। तो जहाँ पर धुरवा ट्राइब रहती है और ये गोंड ट्राइब का ही एक पार्ट है। कहाँ पर है ये? बस्तर के जिले में, जहाँ नक्सलिज्म थोड़ा हैवी रहता था, वो रीजन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते और बात करते हैं हाका की। हाका, माओरी हाका डांस। न्यूजीलैंड की एक ट्राइब है माओरी ट्राइब, जो ऐसी ट्राइब है जो वहाँ पर गोरों के पहुँचने से पहले भी रहा करती थी, माओरी ट्राइब। तो न्यूजीलैंड का जो कंट्री है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है भाई? ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड दिखेगा। यहाँ माओरी ट्राइब रहा करती थी जब यूरोपियन पहुँचे। यूरोपियंस ने फिर यहाँ पहुँच के इनके साथ एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ वैतांगी। इस ट्रीटी में बोला कि आप हमारे देश में रहना, हमें रहने दो और हमारे साथ जो नॉर्मल सिस्टम है उसके हिसाब से रखो, बदले में आपको हम कुछ रिजर्वेशंस देंगे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस देंगे। ये हुआ था जो माओरी ट्राइब से इनके साथ इनकी डील, ठीक है। तो हाका इनका एक डांस है जिसे वॉर डांस कहते हैं, कि माओरी ट्राइब का वॉर डांस है, यानी वो उनको कहानी सुनानी है, सेलिब्रेट करना है, एक चैलेंज किसी को देना है, तो वो माओरी ट्राइब के लोग हाका डांस करते हैं। काफ़ी फेमस हुआ था, हाल में उनकी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में ये डांस किया था, तो काफ़ी न्यूज़ बनी थी इसके बाद। तो ये हाका ट्राइब, हाका डांस माओरी ट्राइब का। माओरी ट्राइब कहाँ की है? तो पॉलिनेशियन रीजन की है। पॉलिनेशिया मतलब ये पूरा इलाका जो इस रीजन में, यहाँ जो ये कंट्री आसपास की कंट्रीज़ हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये सारी पॉलिनेशियन कंट्रीज, पॉलिनेशियन रीजन कहलाती हैं। इसी में न्यूजीलैंड में जो इलाका है सदर्न अल्प्स, और यहाँ पर जो ग्रुप्स रहते थे ट्राइब्स का, उनका नाम था माओरी ट्राइब, जिनकी ये डांस सेलिब्रेशन है। ये यहाँ पर सबसे पहले आए थे 1300 ईस्वी में ही, और वहाँ पे रह रहे हैं। इनकी तेरियू माओरी इनकी लैंग्वेज है, माओरी लैंग्वेज है, न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से भी एक है। तो इनका हाका डांस जो इनके पार्लियामेंटेरियन ने किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ की एक पार्टी कह रही थी कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस माओरी ट्राइब को दिए गए हैं वो प्रिविलेजेस अब सबको दे देने चाहिए, इक्वलिटी बना देनी चाहिए। लेकिन बताइए कि एक ट्राइबल ग्रुप है, उसकी प्रैक्टिसेस को आप सेफ्टी नहीं दोगे तो भाई क्या होगा उसके साथ? तो कुछ इसलिए काफ़ी भयंकर विरोध किया इनके पार्लियामेंटेरियंस ने।
तो ये था माओरी ट्राइब की कहानी। हाका ट्राइब, हाका इनके डांस का नाम है, माओरी ट्राइब का नाम है, किस देश में है, कहाँ है, ये पता लग गया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसेप की बात हो रही है। आरसेप में इनमें से कौन कौन है? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान। मुझे उम्मीद है आपको आंसर पता होगा, हमने इसको पहले डिस्कस भी किया हुआ है। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, इसको डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, consider the following statement. The schemes allows Indian university graduates and early career professionals to work in Australia for a duration of 5 years without requiring employer sponsorship. ठीक है। Any only graduates from university ranked in the top 100 as per the NIRF 2024 are eligible for this scheme. यहाँ गौर करिए, only लिखा हुआ है तो एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। एक्सट्रीम की बात की गई है यहाँ पे। Mates participants must work strictly in their nominated field of study during their stay in Australia. Which of the following are incorrect? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब बताइए क्या इनकरेक्ट है? क्या ऑस्ट्रेलिया की स्कीम है, 5 साल का पीरियड है, या केवल NIRF की रैंक यूनिवर्सिटीज़ को ही अलाउड होंगी? क्या सिस्टम हो सकता है? बताइए आंसर, सोचिए, तीनों स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। अगर आपको स्कीम के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता तो फिर भी आप एक बेसिक लॉजिक लगा के कोशिश करिए कि आप किन स्टेटमेंट्स को इसमें से कैंसिल आउट कर देंगे। भाई ये तो लॉजिकल भी सही नहीं लग रहा, तो उसको फिर हम बाद में टेस्ट करेंगे। बताइए आंसर क्या है इसका। अगले पे आते हैं। सागर मंथन, द ग्रेट ओशंस डायलॉग रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेवल कोऑपरेशन अमंग इंडियन ओशन कंट्रीज, द रीजनल इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग मैरीटाइम डिस्प्यूट इन द इंडो पैसिफिक, a collaborative platform for promoting research and development in oceanic exploration and marine technology, a global dialogue aimed at fostering sustainable ocean governance, blue economy development and maritime partnership. बताइए क्या इसका आंसर आपको लग रहा है? समर्थन क्या है? अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रखा है, क्या है इसका रोल, क्या होता है, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? आई थिंक ये सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। गौर करने वाली बात है ये कि रीजनल इनिशिएटिव है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, ग्लोबल डायलॉग है फॉर सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस, ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्या इसमें से सही आंसर इसका है? अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर। पहले आती है बात मेट के बारे में। मेट 2024 से दिसंबर में शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय लोग काम करने जाएंगे, यंग लोग, उनके लिए है। अब जैसे मैंने बोला, अगर हम आमतौर पर भी देखें, इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, अलाउज इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ए ड्यूरेशन विदाउट एनी रिक्वायरिंग एनी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। अब अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, तो 5 साल नहीं बल्कि यहाँ पर केवल 2 साल की बात की गई है। ठीक है, 2 साल आप बिना किसी स्पॉन्सर के वहाँ पर काम कर सकते हो, बिना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के आप वहाँ पर प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि केवल टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो NIRF रैंकिंग में है उन्हीं को अलाउ किया गया है। उसकी बाहर की यूनिवर्सिटी से अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। थर्ड, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये पार्टिसिपेट करती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको अपने फील्ड में ही काम करना है। रिन्यूएबल एनर्जी, AI, फिनटेक, इन जैसे एरियाज़ के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी भी एरिया में काम कर सकते हो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। अभी आप मेट्स को समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या स्कीम है, क्या इसका रोल है, इसकी बाकी की चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन था सागर मंथन के बारे में। सागर मंथन एक डायलॉग है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इंडिया का, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ओशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए और कैसे ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाए। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन से कैसे सस्टेनेबली आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फिशरीज हो गया, टूरिज्म हो गया, या प्रॉपर एक्सप्लोरेशन जो है इको फ्रेंडली या सस्टेनेबली एक्सप्लोरेशन कैसे की जा सकती है, इको टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहाँ जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करके कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पुश किया जा सकता है, उसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ये इस बार नवंबर 2024 में मुंबई में हेल्ड हुआ है और जो थीम है वो है कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मैरीटाइम गवर्नेंस। तो मैरीटाइम गवर्नेंस पर भी इसका फोकस है। अगला क्वेश्चन था आरसेप के बारे में। आरसेप को समझने से पहले आपको समझना होगा आसियान को। आसियान में कितने देश हैं? आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं। 10 कंट्रीज़ का नाम याद करने का सिंपल तरीका क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। आरसेप की 10 कंट्रीज़ याद करनी है तो आपको फोकस करना है CLMVT कंट्रीज़ के ऊपर। CLMVT, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज़ हो गई गरीब वाली, थोड़ी सी गरीब है, और बाकी हो गया
SIMPB, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूने, ये 10 कंट्रीज बनाती हैं आसियान। इन 10 की कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे इनका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एज ए ग्रुप। लेकिन जिनके साथ इनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका आपस में नहीं है, जैसे इंडिया चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दोनों का इनके साथ था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ट्रेड ब्लॉक बना लें, जहां जिन देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हम सब मिलकर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें और बना लें RCEP, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके अंदर बात हुई थी कि भाई आसियान के साथ 16 कंट्रीज को पहले इनिशियली बोला गया था कि हम सब मिलकर आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, एक मेगा ब्लॉक बनाएंगे। इसमें आसियान के 10 देश, CLMVT, SIMPB, ये 10 हो गए, प्लस 6 जो देश थे उनमें 2-2 के जोड़े लगाने बहुत आसान है। जैसे इंडिया का जोड़ा किससे लगता है अक्सर, जो इंडिया का मेन कॉम्पिटिटर है इस रीजन में, इंडिया चाइना, ठीक है। 2 हो गए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक, हमेशा साथ ही दिखते हैं आपको जब भी दिखेंगे। और तीसरा है जापान साउथ कोरिया। ये सब मिलके नेगोशिएट कर रहे थे RCEP के लिए, लेकिन हुआ ये कि भारत ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए। भारत का कहना यह था कि RCEP की नेगोशिएशन में चाइना आ रहा है तो उससे हमारे मार्केट में फ्लडिंग हो सकती है गुड्स की, प्लस इंडिया चाहता था कि मार्केट को कुछ एरियाज में ओपन किया जाए जो ये देश करने को तैयार नहीं थे। जैसे इंडिया फार्मास्यूटिकल्स सर्विस सेक्टर को ओपन करना चाहता था, प्लस ये इंडिया पे दबाव बना रहे थे कि इंडिया को अपना एग्रीकल्चर मार्केट, अपने लेबर रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा, जो भारत जिस पे कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया और अभी इसमें 15 मेंबर्स हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ था 15 मेंबर्स में कौन कौन होंगे RCEP में, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कौन RCEP के मेंबर है। तो यहाँ पहली बात मैंने आपको बताया 15 थे, 15 में 10 तो वहाँ हो गए, 5 कौन कौन से हैं ये बताइए। क्या इसमें लाओस, मलेशिया और रशिया है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें सिंगापुर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान है? तो हाँ है, RCEP के पार्ट ये हैं। हालांकि पार्ट ये तीनों भी हैं, लेकिन ये तीनों एज सब पार्ट ऑफ आसियान है। तो RCEP के अंदर आपको ब्रूनी, कंबोडिया और इंडोनेशिया भी हैं। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया भी इसका पार्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं RCEP के अंदर जापान भी है और चाइना भी है, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया था हमें, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये दोनों ही ऑप्शन के सही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हो गई, बट आई थिंक यू शुड रिमेंबर कि 16 देश कौन कौन से, 15 देश कौन कौन से RCEP वाले, 16 - 1, 16 होना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें 15 देश हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। भारत को इससे बाहर निकलने की सज़ा ये मिलने वाली है कि भारत के हाथ से एक बहुत बड़ा मार्केट छूट गया। अब इन सभी देशों का आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया एक तरह से, तो इनको दूसरे का मार्केट का एक्सेस मिल चुका है और भारत थोड़ा पिछड़ रहा है। अगर भारत इसे ज्वाइन करता तो भारत के एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती, जो भारत के हाथ से अभी थोड़ी दिन के लिए बाहर जा चुकी है। आई होप क्लियर है। आगे आते हैं, बात करते हैं सागर मंथन की, द ग्रेट ओशन डायलॉग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज इसको लीड कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमने जान लिया क्या है कहानी इसकी। और ये है मेड स्कीम, जिसके अंदर इंडियन वर्कर्स को, इंडियन नेशनल्स को मोबिलिटी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। 2 साल के लिए आपको बिना एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अगर NIRF की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है तो आप वहाँ जा सकते हैं और ज़्यादा इजीली तरीके से काम कर सकते हैं। AI हो गया, फिनटेक हो गया, ऐसी फील्ड इनके लिए ओपन की गई है। अगला टॉपिक है ना, वो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के ऊपर है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में एक पावर ट्रेड डील हुई है। पावर ट्रेड डील मतलब देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो पावर डिफिशिएंट है, यानी इस देश के पास बिजली की कमी है। इसको जो बिजली है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है भारत से। जबकि नेपाल एक ऐसा देश है जो पावर सरप्लस है, इसके पास बिजली ज़्यादा है, खपत से ज़्यादा। तो नेपाल बिजली बेचती है और कौन खरीदता है? इंडिया खरीदता है। हाल के समय में इंडिया में खुद भी बिजली का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इंडिया भी एक पावर सरप्लस कंट्री बन चुकी है। इंडिया के पावर सरप्लस बनते ही भारत को क्या ज़रूरत नेपाल और भूटान से बिजली खरीदने की, पर फिर भी भारत खरीदता है ताकि ये देश थोड़े खुश रहें। पर अब जाकर एक पावर ट्रेड डील हुई है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में, जिसके तहत नेपाल अपनी बिजली बांग्लादेश को बेच पाएगा। और नेपाल से बिजली पहुंचेगी कैसे भाई बांग्लादेश तक? शिप से तो जाती नहीं है बिजली, वो तारों से गुजरती है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पड़ेंगे। वो नेपाल या बांग्लादेश तो कोई बनाएगा नहीं, तो वो इंडिया उसको मीडिएट कर रहा है। और ये एक डील इनके बीच में हुई है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश की, जो एक ट्राइलेटरल पावर फ्लो ट्रांजैक्शन है फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश वाया इंडिया।
इसमें होगा क्या, 40 मेगावाट तक बिजली नेपाल एक्सपोर्ट कर पाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, ये इसमें एनटीपीसी भी एक रोल प्ले करेगा क्योंकि बिजली भाई यहीं से गुजरेगी। तो यहाँ पर सब रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस होगी और इंडियन ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हुए क्रॉस बॉर्डर सप्लाई किया जाएगा। अब इससे होगा ये कि कल को अगर बांग्लादेश के साथ कुछ विवाद भी होता है तो भारत के पास एक वहाँ से भी होगा। रिसेंटली ये हुआ है कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है चिटगांव, वहाँ पर पाकिस्तानी नेवल शिप्स पहली बार देखे गए, जो उनके कार्गो शिप्स हैं, व्यापार बढ़ा है, पहली बार सी रूट खुला है नेपाल बांग्लादेश के बीच में, सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। नेपाल तक शिप जा नहीं सकते, नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। तो वो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है कि हमारी सिक्योरिटी पे कंसर्न हो सकता है। पर खास बात ये कि ऐसी एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेश के ऊपर हमेशा हमारा एक इन्फ्लुएंस रहता है, एक प्रभाव रहता है कि हमारे बिना वैसे भी नहीं वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि 3 तरफ से तो हम ही ने गिर रखा है। इट्स अ कंट्री विच इज सिचुएटेड विद इन इंडिया। तो ये पावर ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में। इंडिया इसमें बिजली नहीं बेच रहा है, नेपाल बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बांग्लादेश को। ठीक है, सागर मंथन हमने समझ लिया। सागर मंथन ग्रेट ओशन डायलॉग है, ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है और 60 से 65 देश इसमें अटेंड करने वाले हैं। ORF और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज इसको होस्ट कर रहे हैं। भारत में होस्ट किया जा रहा है। क्या काम है, मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ाना, ट्रेड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना। ठीक है, ये किस चीज़ की बात हो रही है, सागर मंथन की, द ग्रेट ओशन डायलॉग। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बेसिक। बेसिक में कौन कौन से देश हैं भाई, ब्राज़ील, BA फॉर ब्राज़ील, देन यू हैव साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये है बेसिक कंट्रीज। ये ग्रुप है 4 देशों का, जैसे एक ब्रिक्स है 5 का पहले था, अब तो ब्रिक्स 9 देशों का ग्रुप बन चुका है। वैसे बेसिक इन 4 देशों का ग्रुप है जो मुख्य रूप से ट्रेड और एनवायरमेंटल नेगोशिएशन पे एक जगह साथ दिखते हैं। और यहाँ बात हो रही है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर, CABM के ऊपर, इसको लेकर इनके बीच में इनका ये कहना है कि UNFCCC को इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अब ये क्या है, हमें ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए, CABM का मतलब होता है, जैसे नाम से तो क्लियर ही है यहाँ पर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कई जगह पर कार्बन प्राइसिंग की बात की गई है और ये बोला गया है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हें भी अपने लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चीज़ों के ऊपर निर्भरता थोड़ी कम करनी चाहिए। तो जब आप CABM की बात करते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये असल में मैकेनिज्म है जो EU ने इंट्रोड्यूस किया था, यूरोपियन यूनियन ने। ये एक ऐसा पॉलिसी टूल है जिसके तहत ये देश करता क्या है EU की कंट्रीज़ में कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ आप इम्पोर्ट कर रहे हैं जिसमें हाई इमिशन लगा है, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये अगर आप वो लोग इम्पोर्ट करते हैं तो इनके अंदर कार्बन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा है। तो इसके लिए ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर कार्बन कॉस्ट उनके बराबर हो जैसे गुड्स वो यूरोप में बनाते हैं। मान लो EU जो है वो स्टील खरीद रहा है इंडिया से या फिर चाइना से, तो वो स्टील जब यूरोप पहुँचेगा तो यूरोप कहेगा इसलिए इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंडिया या चाइना में ये स्टील सस्ता बना है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कार्बन इमिशन हुआ है। तो इसीलिए इसका रेट पे टैक्स लगा के इसको जो यूरोप में जो स्टील बन रहा है उसके रेट के बराबर लेके आते हैं, जिससे कार्बन लीकेज ना हो। क्योंकि इंडिया और चाइना में क्लाइमेट पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमारे देश में आने से पहले आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये कहता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसके खिलाफ रिक्वेस्ट की है बेसिक कंट्रीज ने UNFCCC में। इनका कहना है कि भैया ये सब जो कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ये ऐसी अप्रोच है जहाँ पर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी आप चाइना, इंडिया, ब्राज़ील जैसे देशों को ये बोलोगे कि आपकी ट्रेड पॉलिसी कमज़ोर है, इसलिए आपके देश से जो भी इंपोर्ट हो रहा है एल्युमिनियम का, सीमेंट का, इन सब में कार्बन इमिशन ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा हुआ होगा तो चलो भाई हमें अब ज़्यादा टैक्स दो ताकि उसका रेट बराबर हो जाए और ऐसे सामान ना खरीदे जा सके। तो इसके इन लोगों ने विरोध किया है, रिपोर्ट भी जमा की है। यहाँ बात आती है बेसिक कंट्रीज़ है क्या, 2009 में फॉर्म हुई थी ये क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के ऊपर प्राइमरली काम करती हैं। इनका काम है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें जो मैकेनिज्म है उस पर नेगोशिएट अगर करना होता है, इनकी डिमांड्स थोड़ी सी अलग होती हैं बाकी डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले, तो ये सब साथ आके नेगोशिएट करते हैं ताकि बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाएँ। तो ये बात है बेसिक की, और आई होप आप समझ गए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है और क्यों ये देश इसके खिलाफ खड़े हैं। बेसिक का होना ये भी दर्शाता है कि कैसे जो देश आपस में दुश्मन है वो भी कभी कभी करीब आ जाते हैं। अगला टॉपिक बेसिक से मिलते जुलते ग्रुप ब्रिक्स के बारे में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जो अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। इन 5 के अलावा 6 देशों को इन्विटेशन भेजा गया था, इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान को, UAE को, सऊदी अरेबिया को और अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना ने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया था, सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो इस बार कज़ान आए नहीं और ज्वाइन नहीं किया ब्रिक्स को फॉर्मली। तो अभी इसमें 9 मेंबर्स हैं, ये 5 तो हैं ही हैं, प्लस ईरान, इथियोपिया,
ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट एंड यूएई। अब यहाँ रिसेंट की बात यह कि टर्की को ऑफर किया गया पार्टनर कंट्री स्टेटस बाय ब्रिक्स। पार्टनर कंट्री स्टेटस का मतलब होता है कि वो एक ट्रांजिशन प्रोसेस है कि आप बाद में फ्यूचर में जब एक्सपेंशन होगा तब इसका पार्ट बन सकते हैं। 13 देशों को पार्टनर कंट्रीज की तरह से इनवाइट किया गया था, जिसमें टर्की, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, क्यूबा, बोलिविया, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, नाइजीरिया और युगांडा थे। लेकिन मेंबर्स अभी ब्रिक्स प्लस में कितने हैं? 9 कंट्रीज हैं। ठीक है, टर्की ने बोला कि हमें ऑफर किया गया था, तो वो उसकी बात होगी। ब्रिक्स, आई होप आपको पता ही है, ब्रिक्स को हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। ब्रिक्स ग्रुप, जीमोनाइल ने जब बोला था कि 4 ऐसी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जो बहुत तेज़ी के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभा रही है और दुनिया की एक ब्रिक की तरह काम कर रही है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इन देशों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उस केस में अगले साल ये लोग साथ आए, ब्रिक्स के 5 देश, और इन्होंने अपना ब्रिक्स पहले साथ आए 4 देश, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ब्रिक्स बनाइए। फिर इन्होंने फोर्टलीजा में न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए और ये बड़े फॉर्म में बनता चला गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने बोला, जिमोनिल ने 2001 में कॉइन किया था टर्म, फिर ये 2006 में मिले, और रशिया ने पहली बार ऑफिशियल ब्रिक्स समिट रशिया में की थी 2009 में, और अभी इसमें 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, हम समझ गए क्या क्या है। ब्रिक्स में 45% पॉपुलेशन है, $28.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इस ग्रुप की, यानी दुनिया का 28% जो जीडीपी है वो इस ग्रुप की कंट्रीज का होता है, जो दिखाता है कितना रेलेवेंट ये ग्रुप है। ब्रिक्स और बेसिक का अंतर पता लग गया। बेसिक फॉर्म हुआ था क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस पे नेगोशिएट करने के लिए। ब्रिक्स इन 5 देशों का एक फॉर्मर मल्टीलैटरल ग्रुप है। आगे बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, न्यूज़ में लगातार है। उज्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री जो डबल लैंडलॉक्ड है। उज्बेकिस्तान के अलावा लिक्टनशायर एक और एक देश है जो कि डबल लैंडलॉक्ड है, यानी एक ऐसा देश जो खुद तो लैंडलॉक्ड है, इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वो भी सारी लैंडलॉक्ड है। तो ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लाइटनस्टीन एक दूसरी जो कंट्री है डबल लैंडलॉक्ड है। उसके बाद केवल उज्बेकिस्तान ही वो कंट्री जो डबल लैंडलॉक्ड है। ये 80% सैंडी डेजर्ट से भरी हुई है। इंडिया में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ जा रहे हैं अभी। सबसे ऊंची पीक इसकी है एडलुंगा टोगी, फरगना वैली, जहाँ से बाबर वगैरह आए थे, तो वो यहीं लोकेटेड है। ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान है। ये और कजाकिस्तान अरल सी की बाउंड्री शेयर करते हैं। अरल सी इन 2 देशों में बटी हुई है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। असल में अरल सी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर अब एक डेजर्ट बनता जा रहा है। ये रिवर पूरी तरह से सूख चुकी है ऑलमोस्ट, ये दरिया। और ये इस उज्बेकिस्तान के पास जो कंट्री बची रही वो भी सारी लैंडलॉक्ड है, क्योंकि आप देखो ये उज्बेकिस्तान है, इधर कजाकिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है। बेचारे यहाँ भी, इनके पास भी ओशन का एक्सेस नहीं है। कैस्पियन सी तक जा सकते हैं, पर कैस्पियन सी इज नॉट एन ओशन, वो भी तो एक वाटर बॉडी ही है मेजरली। तो उज्बेकिस्तान की बात हो गई। उज्बेकिस्तान की बाउंड्री को थोड़ा ठीक से देखते हैं। ये रहा ताशकंद, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी, और एक बड़ा ऐतिहासिक नाम रहा है इंडिया की हिस्ट्री में, ड्यू टू दिस रीजन एज वेल एज ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ इट। जहाँ पर आप फरगना वैली की बात करो, इस रीजन की बात करो, यहाँ से काफ़ी सारे रूलर्स इंडिया की तरफ आए थे, इन्वेडर्स भी आए थे। बाबर की बात करो, ये वो किंगडम है जहाँ बैक्टीरिया का शासन भी एक समय में हुआ करता था। तो आप कह सकते हो कि जो एक पीरियड था, कुषाण भी इसी रीजन से कही जाता है, सेंट्रल एशिया के पास से इंडिया की तरफ आए थे। अभी इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि और बेहतर तरीके से कोलैबोरेशन हो पाए, यूरेनियम और इन ऐसे संसाधन इनके पास, उनके साथ व्यापार हो पाए। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, समझ गए। पाकिस्तान इंडिया से ठीक ऊपर है ताजिकिस्तान, जहाँ पर 2 एयरबेस हैं इंडिया के 2 एयरबेस कहीं पर हैं इंडिया के अलावा, तो यहीं है, एक फारकोर और एक आईनी। 2 एयरबेस हैं कहाँ? ताजिकिस्तान में, आईनी एंड फारकोर, इंडिया की ओवरसीज एयरबेसिस। और ताजिकिस्तान के ठीक ऊपर का रीजन है ताशकंद, जहाँ आपको समरकंद है, उज्बेकिस्तान जहाँ ताशकंद है, समरकंद है, यहीं पर फरगना वैली है। उज्बेकिस्तान के अंदर ये जो रीजन है, यहाँ पर है करपगलस्तान, और करपगलस्तान में बहुत ज़्यादा ये अभी भावना चल रही है विद्रोह की। तो वहाँ एक ये ऑटोनमस रीजन सा है करपगलस्तान, जो इस रीजन में पड़ता है, उज्बेकिस्तान का ही सब पार्ट है वो। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, जो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो 2 कॉन्टिनेंट तक पहुंची हुई है, उसकी बात करते हैं, अजरबैजान। अजरबैजान का युद्ध चलता है अर्मीनिया के साथ। ठीक है, ये अजरबैजान है, ये अर्मीनिया है। ठीक है, ईरान से ऊपर जाओगे तो आपको अजरबैजान मिलेगा। यहाँ बाकू इसकी कैपिटल है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर COP29 हो रहा है बाकू में, और 11 नवंबर से बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या उद्देश्य है? ग्लोबल क्लाइमेट को 2% से नीचे रखना, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना इंडस्ट्रियल लेवल के बाद। और यहाँ पर जो बाइडेन से लेके कुछ लीडर G20 के भी आए हैं, और अफगानिस्तान में डेलीगेशन यहाँ भेजा है। तो नाम, ये COP तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी के कारण, पर कहाँ है अजरबैजान ये देखते हैं।
जब आप रशिया से नीचे की तरफ आते हो तो पहला देश जो आपको मिलेगा वो अजरबैजान ही है। इसकी एक तरफ जॉर्जिया है, इधर अर्मीनिया है। अर्मीनिया के साथ इनका युद्ध हुआ था बड़ा भयंकर सा। किस चीज़ को लेकर? तो नगार्नो काराबाग को लेकर। ये वो इलाका है नगार्नो काराबाग का जहाँ पर अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे और अर्मीनिया के लोग यहाँ हैं, यहाँ अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग रहते थे। तो ये हिस्सा पे इनडायरेक्टली कंट्रोल या डायरेक्टली कंट्रोल भी अर्मीनिया का हुआ करता था। यहाँ पर एक कॉरिडोर है जिससे अर्मीनिया यहाँ तक पहुँच सकता था। तो इसके बाद अब जब जंग हुई तो अजरबैजान ने दोबारा अर्मीनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है और इस रीजन के ऊपर अब दोबारा अजरबैजान का कब्जा हो गया था। तो फिर ये वाद विवाद काफ़ी समय तक चला था। अर्मीनिया रशिया के कैंप में देखा जाता है, अजरबैजान टर्की के कैंप में देखा जाता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान रशिया बिल्कुल साइडलाइन रहा था, चुप रहा था। इसको लेकर अर्मीनिया बहुत ही दुखी रहा, इसलिए अर्मीनिया ने भारत से कई हथियार भी खरीदे और अजरबैजान ने यूज़ किया था ड्रोन्स का। ड्रोन्स उनको सप्लाई किए थे किसने? टर्की ने। तो उससे ड्रोन्स का यूजेज भी वर्ल्ड में कैसा बढ़ता जा रहा है वॉर के केसेस में हमें देखने को ये मिला। ठीक है, तो COP29 कहाँ हो रही है? बाकू अजरबैजान में। एम क्या है हमें पता लग गया, क्या रोल है, किस लिए हो रहा है ये भी पता है। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू और अर्मीनिया, टर्की, ईरान, रशिया के बीच में घिरा हुआ ये रीजन है जहाँ पर कूरा रिवर भी बहती है। बहुत सारे ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। कॉटन, टबैको जैसे क्रॉप्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे अगर हम आए तो बात हो रही है कैरिकॉम की। इंडिया की बात हुई कैरिकॉम से। कैरिकॉम असल में कैरिबियन कम्युनिटी को कहते हैं, एक ग्रुप है और 15 देशों का ग्रुप है जिसके साथ भारत की एक जॉइंट कमीशन एक मीटिंग हुई वर्चुअली। असल में दोनों देश कोलैबोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। 2024 में ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी। कैरिकॉम में आप देश देखो कौन कौन से, छोटे छोटे जितने देश दिख रहे हैं ये सारे के सारे 15 कंट्रीज़ के पार्ट हैं। साउथ अमेरिका में हम देखें तो 2 देश इसके पार्ट हैं, गयाना, सुरिनाम। बाकी सारी मेजरली सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, हैती, जमैका और बेलीजे भी इसका पार्ट है। तो 15 देशों का ग्रुप है ये और इंडिया लगातार इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ये फॉर्म हुआ था ट्रीटी ऑफ चागुरामास के बाद और इसमें आपको साउथ अमेरिका के कौन से देश हैं या फिर सेंट्रल अमेरिका के कौन से देश हैं वो याद होने चाहिए। इसकी चेयरमैनशिप हर 6 महीने पे बदलती है। तो अब इसके कितने मेंबर्स हैं? 15। छोटे मोटे जितने आइलैंड हैं सब इसके मेंबर हैं। एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीजे, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गयाना, हैती, जमैका, सेंट किट्स, मोस्ट्रा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, सूरिनाम। तो ये सब इसके मेंबर रहे हैं। कैरिकॉम कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में मेजरली, और 2 देश साउथ अमेरिका के और एक आप कह सकते हो जो सेंट्रल अमेरिका का ही पार्ट है। वैसे ये बेलीजे जो है साउथ अमेरिका के 2 देश गयाना और सूरिनाम इसके मेंबर्स हैं कैरिकॉम के। ठीक है, अगले पर आते हैं। कैरिकॉम में कितने मेंबर्स हैं, कब फॉर्म हुआ, किस ट्रीटी से फॉर्म हुआ? ट्रीटी ऑफ चागुरामास से फॉर्म हुआ था। अभी यूएन का ऑफिशियल ऑब्जर्वर बेनिफिशियरी भी है। इसका उद्देश्य ये है कि इन देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, कोऑपरेशन हो और फॉरेन पॉलिसी एक साथ एक तरह से ये कोशिश करते हैं साथ में चलाए ताकि इनकी वैल्यू बढ़े। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। दोनों डेमोक्रेसी डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहते हैं और चाहते हैं एक दूसरे को जितना फ़ायदा पहुंचा सके ट्रेड और बाकी एरियाज़ में उसमें पहुंचाए। तो कैरिकॉम को आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लोकेटेड है।